बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुशामदीद। हमारे आज के नावल का नाम है मोहब्बत रोग है जाना और इसकी राइटर हैं आयशा अकरम। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल पसंद आएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला हर नावल आप तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं आज का नावल। अरे अली भाई! कॉलेज के गेट के सामने ड्राइवर की जगह अली ख़याम को देखकर वो खासी मुतअज्जब हुई। वो गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। उसकी इस अदा में शान बेनियाजी छलक रही थी। 6 फुट से निकलता कद, बाल एक तरफ सेट किए, जहानत से भरपूर चमकती आंखें इस वक्त से ऐनक के पीछे छुपी थी। चेहरे पर मौजूद दाढ़ी उसकी मर्दाना वजाहत में इजाफा कर रही थी। यार, ये सालिहा आपी के फ्यांसी है ना? मरियम उसके कान में घुसी बोली। सालिहा आपी किस कदर लकी है, इतना डैशिंग और चार्मिंग फ्यांसी, बिल्कुल किसी फिल्म के हीरो लगते हैं। मरियम का बस नहीं चल रहा था। वहीं खड़े खड़े उसकी शान में कसीदे पढ़ने बैठ जाती। मेरी आपी किसी से कम है क्या? रमल ने घूर के मरियम के कंधे पर मुक्का जड़ा तो वो कराह कर रह गई। इनका कोई छोटा भाई वाई नहीं है? मरियम तो सचमुच दिल हार बैठी थी। रमल को हंसी आने लगी। नहीं, अली भाई इकलौते हैं। मरियम के मुंह बिगाड़ने पर वो खिलखिला के हंस पड़ी। तभी अली की निगाह उन पर पड़ी। वो दोनों एक दूसरे से चिपकी जाने क्या रियाज व नियाज कर रही थी। हाय अली भाई, आपके बारे में बहुत सुना है रमल से, बहुत तारीफ़ करती है आपकी। अली ने सलाम किया तो जवाब देती मरियम ने दांत नकों से। रमल ने सटपटा के उसे देखा। किस कदर ओछी है ये मरियम, रमल ने दिल में सोचते हुए दांत पीसे। अमेजिंग, मेरे सामने तो ये बोलती ही नहीं है। उसने शरारत से रमल के घबराए हुए चेहरे पर नज़र डाली तो वो निगाहें झुका गई। अली ख़याम ने चौंक कर उसकी इस अदा को देखा और सर झटक दिया। अली भाई, आप क्यों आए? ड्राइवर कहाँ है? इससे पहले कि मरियम मज़ीद बोंगियाँ मारती, रमल जल्दी से बोली। एक्चुअली आंटी और सालिहा बुटीक तक गई हुई थी। निकाह का ड्रेस बाय करना है उन्होंने, तो आपको लेने के लिए मुझे भेजा है। उसके बताने पे वो मरियम को बाय बोलती गाड़ी में आ बैठी। तुम सबकी ये हंसी छीन लूँगा। उनके मुस्कुराते चेहरे देखकर उसकी रग रग में शरारे दौड़ रहे थे। रमल, क्या ये सच है? रमल को खामोश देखकर आलिया बेगम चीख उठी और रमल की हालत काटो तो बदन में लहू नहीं जैसी थी। वो कभी मेज़ पर बिखरी तस्वीर और कभी निकाह नामे को देखती तो कभी बहन के सजे सवरे रूप को। बोल दो रमल जान, बोल दो कि ये सच नहीं है, ये इस शख्स का रचाया हुआ कोई गंदा खेल है, तो मैं अभी इसको शूट कर दूंगा। आहद ने उसको कंधों पे नरमी से हाथ रखते हुए कहा तो वो खाली खाली निगाहों से भाई को देखने लगी। उसकी रंगत लठे की मानित सफ़ेद पड़ गई थी। वो बोलना चाहती थी, उसे लगा उसके गले में किसी ने बेदर्दी से अपना पंजा गाड़ दिया था। वहशत तर वहशत थी। कमाल है अहद हुसैन, निकाहनामा आपके सामने पड़ा है और आप सच को झूठ करने पर तुले हैं। उसने जैसे अहद की अक्ल पर मातम किया। तुम घटिया शख्स, अहद गुराते हुए अली ख़याम की तरफ भरा। इससे पहले कि वो अली का गिरबान पकड़ता, उसके पीछे खड़े आदमी ने गन निकाल कर अहद की कनपट्टी पर रख दी। रमल बेसाख्ता चीखी। खुशियों भरा माहौल लम्हों में मातम कदे में बदला था। वहाँ मौजूद कुछ लोग हैरानगी से ये मंजर देख रहे थे तो कुछ आलिया बेगम की हालत देख कर लुत्फ़ ले रहे थे। अबान अरीज़ वल्द रफ़ाकत ख़याम, रुमैसा ख़याम का भाई। मेरा ख्याल है कि मेरा इतना तारुफ काफ़ी होगा। अहद हुसैन, आलिया बेगम लड़खड़ाई थी। अगर सोफ़ा ना थाम लेती तो यकीनन ज़मीन बोस हो जाती। साकित और सामित खड़े अहद पर एक नज़र डालकर वो रमल की जानिब बढ़ा। उसने रमल को बाजू से थामा ही था, जो टूटी हुई डाल की मानित उसके बाजू में झूल गई। मुसलसल रोने से अब तो उसे ऐसे लग रहा था जैसे आंसू भी खुश्क हो गए हैं। कल तक कितना खुश थे सब। उसकी बहन ने कितनी चाहत से अपने निकाह का ड्रेस खरीदा था। कौन था वो जिसको सालिया के मंगेतर की हैसियत से इतनी गहरी साजिश करके उनके घर घुसना पड़ा? और वो निकाहनामा, वो तस्वीर, सोच सोच कर उसका दिमाग शल हो गया। दरवाजे पे खटका हुआ। अबान अरीज़ को देखकर वो तेज़ी से आगे बढ़ी और नतीजे की परवाह किए बगैर उसका गिरेबान पकड़ लिया। क्या बिगाड़ा था मेरी मामा, मेरे भाई और मेरी बहन ने, जो यूं लुटेरों की तरह हमारे घर में घुस कर नकब लगाई आपने? अगला लम्हा बहुत भारी था। अबान अरीज़ का हाथ उठा था और उसके नर्मो नाजुक गाल पे निशान छोड़ गया। उसके असाब झंझना उठे और गाल पे जैसे आग दहक उठी। थप्पड़ इस कदर भारी था कि वो लहरा के पीछे की तरफ गिरी थी। अबान ने उसी बेदर्दी से रमल को अपनी जानिब खींच लिया। वो नाजुक मोम सी गुड़िया जैसे उसकी यूं बेदर्दी से खींचे जाने पे उसके सीने से आ लगी। पता भी है लुटेरे कैसे होते हैं, वो गर्राया। उसकी गिरफ्त रमल के कंधों पर इतनी सख्त थी कि उसे अबान की उंगलियां अपने बाजू के गोश्त में पेवस्त होती महसूस हुई। मतबरम आंखें, बाएं गाल पे 4 उंगलियों के निशान बहुत वाज़ेह थे। वो वैसे ज़्यादा सी अपना दर्द भूले उसे देख रही थी। उसने रमल को धक्का दिया जो सोफे पे जा गिरी। उसकी तरफ झुकते हुए उसने रमल के दाएं बाएं सोफे की पुश्त पे हाथ रख दिए, यूं कि वो मुकम्मल तौर पर उसके हिसार में आ गई। अबान के कपड़ों से उठती क्लोन और परफ्यूम की मिली जुली खुशबू ने लम्हों में रमल को अपने हिसार में चकरा। तुम सिर्फ इस लफ्ज़ लुटेरे के नाम से वाकिफ़ हो। मैं तुम्हें बताता हूँ असल में लुटेरे होते कैसे हैं। एक लम्हे में वो पैंतरा बदलता दिलकशी से हंसा। रमल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो वहशत ज़दा सी होकर नफ़ी में सारी नाने लगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें अली भाई। अली नहीं, अबान अरीज़।
उसकी मुस्कुराती सरगोशी रमल को अपने बेहद करीब से सुनाई दी, इतनी करीब कि रमल को अबान की गर्म सांसें अपने कान और गर्दन पर महसूस हो रही थी। खौफ का असर था या अबान अरीस की कुर्बत का। उसके नाजुक बदन पर लर्जा तारी हो गया। मुझे मुझे माफ़ कर दे, गलती हो गई, सोफे के बूट से चिपकी इल्तिजाइया अंदाज में कहती फूट फूट के रो पड़ी। अगर दोबारा किसी की इज्जत की धज्जियाँ उड़ानी हो तो सोच समझ कर अपने लफ्ज़ों का चुनाव करना, क्योंकि हर कोई अबान अरीस जैसा मुहज़्ज़ब लुटेरा नहीं हो सकता। उसके लहजे में शोलों जैसी लपक थी। वो पीछे हटा और कमरे से बाहर निकल गया। भला पहले कब वो ऐसे हालात से नबर्द आजमा हुई थी। आहत के सिवा कभी कोई मर्द उसकी ज़िंदगी में नहीं आया था। अबान अरीस ने लम्हों में उसका सारा खून निचोड़ लिया था। उसकी धड़कन जो कब से थम थम कर चल रही थी, रुकती हुई महसूस हुई। कौन है ये अबान अरीस? सारा के पूछने पर आहत की बाई जानब टीस उठी। आहत यूँ नज़रें चुरा लेने से मामला सुलझते हैं और ना ही हकीकतें छुपती हैं। मैं नहीं जानता। आहत की सपाट आवाज़ गूंजी। आप नहीं जानते? सारा ने तंजिया नज़रों से आहत की तरफ देखा, जिसका चेहरा और आंखें दोनों ही खतरनाक हद तक सुर्ख हो रही थीं। हाँ, तो आप वाकई उसे नहीं जानते, मान लिया। तो फिर जब वो रमल को लेकर जा रहा था तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? आहत, आप जानते हैं रमल में आंटी की जान है। वो इस पर क़यामत मचा देती, मगर वो 4 दिनों से अपने कमरे में बंद है। अजब तमाशा है। सारा के बोलने पर आहत के सर में शदीद दर्द की लहर उठी थी। सारा, प्लीज़ लीव मी अलोन। वो बेबस हुआ। सारा सुर्ख चेहरा लिए वहाँ से उठ गई। आहत को लगा उसके दिल की रगे कोई खींच रहा हो। इतने सालों बाद फिर से कहाँ से, और वो भी अबान अरीस की सूरत में। अगर उसने बदला ही लेना था तो मेरी मासूम रमल क्यों? और ममा, वो क्यों इतनी शॉक्ड हैं? वो भी अबान अरीस के नाम पर? वो तो अबान को जानती भी नहीं थी। आहत के लिए आलिया बेगम का रवैया नाकाबिले फरामोश था। वो जितना सोच रहा था उतना उलझता जा रहा था। गाड़ी पोर्च में रुकी ही थी। राजू ने फुर्ती से आगे बढ़ के गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसके हाथ से बैग ले लिया। अबान ने हैरानगी से राजू की फुर्तियाँ देखी। वाह यार, आज आंख जल्दी खुल गई है तुम्हारी, या छुट्टी है? वो राजू की तेज़ी पर मुस्कुराया। 20 साला राजू झीम गया। नहीं भाई, वो दरअसल अबान को वो ज़रा बेचैन लगा। क्या बात है भाई? रुमैसा बीबी और पुप्पो जी आई हैं। राजू की इतला पर वो धक से रह गया। इनका तो कोई प्लान नहीं था आने का। अगर होता तो मुझे ज़रूर बताती। अबान ने खुद कलामी की। उसने अपसेट होते हुए दाएं हाथ की उंगलियों से पेशानी को मसला और कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए। राजू सर झुकाए उसके पीछे था। सामने लाउंज में ही उसे गुलबानो मिल गई थी। उन्होंने वालहाना अंदाज में आगे भर के उसकी कुशादा पेशानी पे बोसा दिया और सीने से लगा लिया। सॉरी पुप्पो, मैं आ नहीं सका। आजकल एक नाजुक केस पर काम कर रहा हूँ, वरना मैं खुद रूमी को लेने आ जाता इस्लामाबाद। आप बताएं, आपकी तबीयत कैसी है? अबान ने उन्हें अपने बाजू के घेरे में लेते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दी। मैं जानती हूँ तुम्हें सफाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं है, और इस उम्र में तबीयत में ऊँच नीच तो होती रहती है। उनके लहजे में उसके लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। रूमी तुम्हें बहुत याद करती थी। बस इसने सारा ये प्रोग्राम बनाया। उनकी बात सुन के अबान हंस पड़ा। अब है कहाँ? आ गई मैं। अचानक वो अंदर दाखिल हुई। आई मिस यू अबान अरीस। वो उसके सीने से लगी बोली। मिस यू टू स्वीटी। अबान का दिल बहन की मोहब्बत से लबरेज हुआ। गुलबानों ने दिल ही दिल में दोनों की नज़र उतारी। अच्छा, अब जल्दी से फ्रेश होके आओ, मेरा सुबह से बेक किया हुआ केक ख़राब हो जाएगा। रुवैसा उससे अलग होते हुए बोली। अबान की आज सालगिरह थी। वो कभी भी सेलिब्रेट करने के हक़ में नहीं रहा था। ये रुवैसा ही थी जो ज़बरदस्ती घर में केक बेक करके तकरीब का एहतमाम करती थी। इस तकरीब में घर के मुलाजमीन होते थे या वो दोनों बहन भाई। और गुलबानो, वो हमेशा से रुमैसा की मोहब्बत के मामले में बेबस रहा था। उसने एक गहरा सांस भरा और कोट बाजू पर डालता सीढ़ियाँ चढ़ गया। यार रूमी, मैं बच्चा थोड़ी हूँ, और केक काटते हुए अच्छा लगूंगा क्या? मुझे खुद पे हंसी आ रही है। मेरी जगह केक पर छुरी तुम चला लो। वो गुरेजा था। रुमैसा ने ज़बरदस्ती छुरी उसके हाथ में थमाई। केक काटिए बैरिस्टर अबान अरीस, और थोड़ा सा मुस्कुरा भी दें। यहाँ आपके कोलीग्स और वर्कर्स मौजूद नहीं जो ये नहीं देख पाएंगे कि आप एक अदद खूबसूरत मुस्कुराहट के मालिक भी हैं। रुमैसा ने शरारत से हंसते हुए उसकी संजीदगी पर चोट की तो वहाँ मौजूद तमाम मुलाजमीन खीखी करने लगे। गुलबानो भी हंस पड़ी। अबान उन्हें घूर कर रह गया। अबान ने केक काटा और रुमैसा ने अपना गिफ्ट देने के बाद एक और खूबसूरत पैकिंग में लिपटा गिफ्ट उसकी तरफ बढ़ाया। ये खास तोहफा जुबारिया बख्तियार की तरफ से है। वो शरारत से भरपूर अंदाज में गला खंखार कर बोली। तभी अबान का सेलफोन बजा। उसने गिफ्ट को लेकर एक तरफ धर दिया और कॉल सुनने उठ गया। रुमैसा उसके चेहरे पर जो खास रंग देखना चाहती थी वो नापैद थे। उसे खासी मायूसी हुई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और फिर बंद होने की। वो सामने ही फर्श पर दीवार से टेक लगाए घुटनों पर सर रखे बैठी थी। उसने सर नहीं उठाया। चलते कदम उसके करीब आ रुके। उसने तब भी सर ऊंचा न किया तो अबान तशवीश में मुबतला होता पंजों के बल उसके करीब बैठ गया। रमल, उठो, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ रहा हूँ। उसकी आवाज़ में उसने आहिस्तगी से सर उठाकर अबान की तरफ देखा। उसका यूँ देखना क़यामत ढह गया। बादल गरजे और दूर कहीं बिजली गिरी थी। उसकी आंखें रोने की वजह से मजीद कातलाना लग रही थी। उसके थप्पड़ के बाइस रमल के होंठ का किनारा फट गया था। वहाँ अभी भी खून जमा हुआ था। अबान ने नज़रें चुराई। मेरा घर? उसने जैसे खुद कलामी की। हाँ, तुम्हारे घर। जल्दी उठो, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है ज़ाया करने के लिए। वो उजरत में बोलते हुए खड़ा हुआ। रमल को वापस पहले वाली पोजीशन में जाते देखकर
अबान का खून खोल उठा। तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? वो बरहम हुआ। मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? अबान ने खुद पे मुश्किल जब्त किया। क्या करूँगी वापस जाकर मैं? ये माशरा ऐसी लड़कियों को कभी कबूल नहीं करेगा जो इतने दिन कतई गैर महरम के साथ रही हूँ। उसकी बात पे अबान भग से उड़ गया। ये क्या बकवास है? तुम जानती हो मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं। वो फिनकारा। उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। मेरा मकसद पूरा हो गया है रमल हुसैन। मुझे आलिया हुसैन से जो हिसाब पूरा करना था वो मैं कर चुका हूँ। अब ये मेरा हेडिक नहीं है कि कौन तुम्हें कबूल करता है और कौन नहीं। अबान के कहने पे रमल के रोने में रवानी आ गई। आप मुझसे निकाह कर ले। वो ये कहते हुए अंदर से कितनी बार मरी थी। अबान अरीज फ्रीज होकर रह गया। रमल ने अबान के पैरों पर हाथ रख दिए। वो बेसाख्ता 2 कदम पीछे हटा। मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकती जहाँ लोगों की चुपती नज़रें मेरे वजूद को छलनी कर दे। प्लीज़ आप मुझसे निकाह कर लें। मेरी मौत को आसान बना दे। आपको अल्लाह का वास्ता। वो रो रही थी बिलक बिलक कर। वो वकील था। उसके लिए कौन सा मुश्किल काम था जाली निकाहनामा तैयार कर नॉर्मल इस वक्त इस कदर वहशत ज़दा थी। जाली निकाहनामा तैयार करना। रमल इस वक्त इस कदर वहशत ज़दा थी कि वो उसे बआसानी ट्रैप कर गया था। मगर इस वक्त अबान के दिल को खौफ खुदा ने अपने हिसाब में ले लिया। भला वो कौन था? बदला लेने वाला। वो भूल गया था ऊपर बैठी ज़ात ज़बरदस्त बदला लेने वाली है। वो पलटा और वहाँ से निकलता चला गया। अपने निस्वानी गुरूर वकार के रूल जाने पे वो वहीं अंधे मुंह फर्श पर गिरी फूट फूट कर रो पड़ी थी। तुम आज ही इस लड़की से निकाह करोगे अबान? वो सलाम करता डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींच कर बैठा ही था। गुलबानों की सपाट आवाज़ पे उसके चेहरे का रंग बदला। उसने सर पटा के पहले गुलबानों और फिर रुमैसा की तरफ देखा जो साकित बैठी थी। फूफो ये क्या कह रही हैं आप? उसे अपनी आवाज़ अजनबी लगी। वही जो रात को एक मजबूर और बेबसी लड़की तुमसे कह रही थी। उनके चेहरे पर बरहमी का तासुर अबान पहली बार देख रहा था। रात को उन्होंने सीढ़ियों के साथ तकरीबन कॉर्नर में बने रूम की लाइट जलती देखी जहाँ दिन में उन्होंने उसके दरवाजे पर ताला पड़ा देखा था। वो चंद कदम आगे हुई तो उन्हें अबान की गुस्सीली आवाज़ के बाद आंसुओं से बोझल इल्तिजा करता लहजा सुनाई दिया। उनका हाथ बेसाख्ता अंदाज में अपने होंठों पर गया। उसके किरदार की मजबूती से वो बखूबी वाकिफ थी। तो फिर ये सब क्या था? और उन्हें ये पहचानने में ज़रा दिक्कत नहीं हुई थी कि वो लड़की कौन थी। उनके लिए रात काटना दोभर हो गया। पुप्पो ये नामुमकिन है। आप सच नहीं जानती। वो सख्ती से बोला। रुमैसा के हाथ में पकड़ा चम्मच गिर गया। अबान ने रुमैसा को देखते हुए शदीद तकलीफ महसूस की थी। उसकी नज़रों में बेएतबारी ही बेएतबारी थी। रूमी। अबान के पुकारने पर वो तेज़ी से उठी और तकरीबन भागते हुए वहाँ से निकल गई। उसने सख्ती से अपने लब भींचे हुए गुलबानों की तरफ देखा। उनके चेहरे के तासुरात में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पुप्पो। इससे पहले कि वो कुछ बोलता गुलबानों ने हाथ उठाकर उसे मज़ीद कुछ भी कहने से रोक दिया। मैं सच जानती हूँ। मुझे पछताने पर मजबूर मत करो अबान कि मुझे तुम पर भरोसा और मान था वो गलत था। तुम तो ये भी भूल गए कि तुम्हारी बहन पर क्या बीतेगी। शायद वो अपने भाई का ये रूप देखकर मर ही जाए। वो गुस्से से नहीं बल्कि अफसोस से इल्ज़ाम देती नज़रों से उसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देख रही थी। वो इस वक्त अगर थोड़ी सी भी नरम पड़ जाती तो शायद खुद को कभी माफ़ न कर पाती। आप जानती हैं वो आहद हुसैन की बहन है। हाँ मुझे पता है क्योंकि मेरे अबान ने आज तक किसी लड़की पर गलत निगाह नहीं डाली। तो जो लड़की उसकी दस्तरस में आई है वो इंतकामन ही आ सकती है। वो नाराज़गी से बोली। मैं उससे निकाह नहीं करूँगा। वो आलिया बेगम की बेटी है और उस औरत की बेटी को मैं अपनी बहन पर मुसल्लत नहीं कर सकता। वो 2 टोक बोला। और अगर तुम्हारी बहन भी यही चाहे तो? उन्होंने एक पल को खामोश होकर उसे देखा और फिर गोया हुई। वो अपने सामने किसी भी लड़की के साथ ज्यादती होते नहीं देख सकेगी। ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो और मैं भी। तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं दूंगी। अब इस सारी बहस का कोई फ़ायदा नहीं। तुम इस लड़की को अपना नाम दोगे अबान? वो बेबसी से गुलबानों का मुंह देख कर रह गया जहाँ नरमी का शाइबा तक नहीं था। निकाह के बाद रशीदा उसे अबान अरीज़ के कमरे में छोड़ गई थी। उसकी नज़रें अबान अरीज़ की लार्ज तस्वीर पर टिकी थी। वो किसी बात पर बेतहाशा हंसते हुए थोड़ा सा आगे की तरफ झुका हुआ था। रमल ने बगैर किसी तासर के निगाह फेर ली। गुलबानों को अंदर आता देखकर वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उनके पीछे रशीदा थी जिसके हाथ में खाने की ट्रे थी। यहाँ रख दो। गुलबानों ने सेंटर टेबल की तरफ इशारा किया। रशीदा ने ट्रे मेज़ पर रखी और कमरे से निकल गई। उन्होंने तज़बज़ब का शिकार करी रमल को सोफे पर बिठाया और खुद भी उसके साथ आ बैठी। उनके कहने पर ज़बरदस्ती छोटे छोटे निवाले बनाकर अपने हलक से वो मुश्किल उतारने लगी। मेरे बच्चों ने ऐसी ज़िंदगी नहीं जी जो एक आम इंसान जीता है। उन्होंने तमहीद बांधी। रमल ने खाने से हाथ खींच लिया। अब वो सर झुकाए उन्हें सुन रही थी। मैं उनकी माँ नहीं हूँ। मैंने उन्हें जितना भी प्यार दिया हो मगर उनके माँ बाप की कमी तो पूरी नहीं कर पाई। वक्त ने तजर्बे को थमाए हैं उनके हाथों में, लेकिन अजियत की प्लेट में सजाकर। रमल को लगा वो रो रही हैं। उनकी शादी को 25 बरस बीत गए थे मगर अल्लाह ने उन्हें औलाद जैसी नेमत से महरूम रखा था। अबान और रुमैसा ही उनके लिए सब कुछ थे। मैं जानती हूँ अबा ने जो कुछ किया वो बहुत गलत किया मगर शायद ये सब ऐसे ही होना लिखा था। बज़ाहिर जो मजबूत नज़र आता है अंदर से शिकस्ता हाल है मेरा बच्चा। उसने अपना दर्द कभी किसी से नहीं कहा, अपनी तकलीफ़ें किसी से शेयर नहीं की। उससे कभी खुद के लिए जीना नहीं आया। और सही कहते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं वो खुद के लिए जीना भूल जाते हैं। तुम ही हो जो उसे समेट सकती हो। गुलबानों ने रमल के गोद में रखे हाथों पर अपना हाथ रखा। तुम्हें लग रहा होगा मैं खुद गर्ज हूँ मगर ऐसा नहीं है।
میں بھی اسے ناراض ہوں، رومی بھی، جس کی ناراضگی اور تکلیف اسے تڑپا کے رکھ دیتی ہے۔ اب اسی کے لیے تو جی رہا ہے وہ۔ گل بانو نے اس کے ہاتھوں کو دبا کے چھوڑ دیا اور اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنی نم آنکھیں صاف کی۔ رمل کے دل میں مچلتے سوال آپ ہی آپ دم توڑ گئے۔ وہ بغیر کسی شال اور سویٹر کے اس قہر برساتی سردی میں لان کے نسبتاً تنہا گوشے میں بیٹھا تھا۔ سگریٹ اس کی انگلیوں میں سلگ کر آدھا رہ گیا تھا۔ شدت گریہ سے اس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ اسے رمیسا سے زیادہ خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ اس نے رمیسا کی بات آخر مانی ہی کیوں؟ رمیسا کیا وہ اپنی روح پر لگے زخم اور راتوں کو خوف کے مارے اٹھ کر چیخنے کی اذیت، باپ کی موت کا ذمہ دار خود کو سمجھ کر ذہنی مریضہ بن جانا اور کتنی ہی بار خودکشی کرنے کی کوشش کرنا، کیا وہ ساری اذیتیں بھول گئی تھی؟ اور پھپھو، انہوں نے بھی ہماری تکلیفوں کو فراموش کر دیا۔ سگریٹ سلگتا اس کی انگلیوں کو جلانے کے در پہ ہوا تو اس نے سگریٹ کو اپنی مٹھی میں لے کر مسل دیا۔ ہتھیلی جلی بھی تھی مگر پرواہ کسے تھی؟ ابان عریض، تم رمل حسین سے نکاح کرو گے، کسی بھی لڑکی کو رمیسا خیام بننے پر مجبور نہیں کرو گے؟ وہ کیسے سپاٹ انداز میں بولی تھی۔ رمیسا کا احساسات اور جذبات سے عاری اجنبی لہجہ اس کے دماغ پر کوہرے برسا رہا تھا۔ صبح کی اذان کی صدا بلند ہوئی تو اس نے اپنے تنے ہوئے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑا اور جلتی ہوئی آنکھوں کو انگلیوں کی پوروں سے دباتا اٹھ کر اندر کی طرف بھر گیا۔ چائے پیئیں گی آپ؟ رمیسا کچن میں آئی تو رمل پہلے سے وہاں موجود تھی۔ رمیسا کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا، تمہیں بنانی آتی ہے؟ رمیسا کی حیرانگی سے استفسار پر رمل مسکرائی، ہاں آتی ہے، مجھے چائے بنانی احد بھائی نے سکھائی تھی۔ وہ روانی میں بول گئی۔ رمیسا کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ رمل اپنے کام میں مگن ہو کر بولی۔ رمیسا رمل کو ہی دیکھ رہی تھی، کس قدر مجاہبت تھی ان دونوں میں۔ رمل اور ابان کے نکاح کے چند روز مزید رہنے کے بعد گل بانو واپس اسلام آباد چلی گئیں۔ ابان عریض تو اس سے مخاطب بھی نہیں ہوتا تھا، جبکہ رمیسا شروع میں اس سے کم ہی بولتی تھی، مگر جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا رمیسا کو رمل سے جیسی انسیت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت اور معصوم کہ ہر کوئی اس کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ رمیسا بی بی، ابان بھائی آپ کو بلا رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی خوبصورت سی مہمان لڑکی بھی ہے۔ رشیدہ کی اطلاع پر رمیسا نے خالی کپ سینک میں رکھا اور رمل کی طرف بھری۔ تھینکس رمل، چائے بہت اچھی تھی۔ رمیسا کی تعریف پر رمل جھیم گئی۔ لوگ تو اتنے بڑے بڑے سرپرائز دیتے ہیں، میرا نہیں خیال میری اس چھوٹے سے سرپرائز نے سرپرائز کیا ہوگا۔ زباریہ رمیسا کے گلے لگتے ہوئے بولی، نگاہیں ابان عریض کے وجیح چہرے کا طواف کر رہی تھی جہاں ہلکے سے تبسم نے جھلک دکھلائی تھی۔ تمہاری ادھوری مسکراہٹ اتنی جان لیوا ہے تو جب تم اس کے ساتھ کھل کر ہنستے ہوگے تو کیسے لگتے ہوگے؟ اس نے اپنی آنکھیں بمشکل بھیگنے سے روکی۔ کھو کر تمہیں میری جاں، اب مسکرانا بس جینے کا ہے ایک بہانہ۔ ویسے اچھا کیا جو پاکستان آ گئی تم، مجھے بہت اچھا لگا، ہم تمہیں بہت مس کرتے تھے۔ زوبی، رمیسا کے کہنے پہ وہ ہنسی تھی، بڑی مشکل سے، بڑی دقت سے، بڑے کرب سے۔ ہاں میں بھی مس کر رہی تھی تم سب کو، اس لیے تو آ گئی۔ اس کی بھٹکتی پیاسی نگاہ ایک بار پھر ابان عریض کے چہرے پر گئی تھی۔ رمیسا اور زباریہ ڈبل صوفے پر بیٹھی تھی جبکہ ابان ان کے سامنے سنگل صوفے پر براجمان تھا۔ بلو پینٹ کوٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس وہ کیسے چھایا ہوا سا لگ رہا تھا۔ تم لوگ بیٹھو، میں فریش ہو کر آتا ہوں، ابان کہتا ہوا اٹھ کر لاؤنج سے نکل گیا اور زباریہ کی نظروں نے تب تک اس کا پیچھا کیا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا تھا۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ابان، اور زباریہ کے سامنے تو بالکل بھی نہیں، کیا سوچتی ہوگی وہ؟ اور رمل کی کتنی انسلٹ ہوئی ہے تمہاری اس حرکت سے۔ رمیسا کے لہجے میں تعصب تھا جب دن میں رمیسا کے ہی کہنے پر رمل نے سب کو چائے سرو کی اور کپ ابان کی طرف بھرایا، جس پر اس نے سرد نگاہوں سے رمل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، رکھ دو، میں خود لے لوں گا۔ بے عزتی کے احساس سے رمل کا خوبصورت چہرہ لمحوں میں دہک اٹھا تھا۔ زباریہ نے یہ بات نوٹ کی ہو یا نہیں مگر رمیسا نے دکھ سے ابان کی طرف دیکھا جس کی اس نے قطعی پرواہ نہیں کی۔ مجھ میں تم جیسا ظرف نہیں ہے رومی، اور اس کی سائڈ کم ہی لیا کرو، پہلے پھپھو کم تھی جو اب تم شروع ہو گئی ہو۔ وہ برہم ہوا، میری بات اور ہے، میں سب بھلا چکی ہوں۔ وہ آہستگی سے گویا ہوئی، اچھا اگر ایسا ہے تو تم نے شہریار کا پرپوزل کیوں ریجیکٹ کیا؟ وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ نگاہیں چراتے ہوئے بولی۔ الگ نہیں، ایک ہی بات ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ تم صرف دکھاوا کرتی ہو۔ وہ تلخ ہوا۔ رمیسا ابان سے محض 1.5 برس بڑی تھی مگر ابان نے کبھی آپ جناب جیسا تکلف نہیں کیا تھا۔ اگر میں شادی نہیں کرتی تو تم یوں ہی اپنی زندگی ضائع کر دو گے، خود پہ خوشیاں حرام کر لو گے۔ ہاں رمل حسین کے ساتھ میں اپنی خوشیاں شیئر نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ نہیں کرو گے تو گویا کسی اور کے ساتھ کرنے کا ارادہ ہے۔ رمیسا دو بدو بولی، شاید۔ اس نے کندھے اچکائے، وہ بھی اسی صورت میں اگر تم شادی کرو گی تو پھر میں اپنے بارے میں سوچوں گا، اپنے لیے کوئی لڑکی دیکھوں گا۔ ابان نے تو کو خاصا لمبا کھینچا۔ باہر کھڑی رمل جو ابان کے منہ سے اپنا نام سن کے تھم سی گئی تھی، اس کے چہرے پر تاریک سا سایہ لہرایا۔ وہ ایک کے بجائے 2 کرتا یا 4 اس کی بلا سے، تو پھر اس کو فرق کیوں پڑ رہا تھا؟ نہیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ اسے نفرت کرتی ہے، شدید نفرت۔ وہ وہاں سے ہٹ گئی بالکل خاموشی سے، چپ چاپ دبے پاؤں۔ میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ میں اپنے نصیب میں لکھا سمجھ کر قبول کر چکی ہوں، مگر اس سب میں رمل کا تو کوئی قصور نہیں نکلتا۔ اس کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ وہ عالیہ بیگم کی بیٹی ہے رومی۔ ابان دان پہ دام جما کر بولا، وہ بہت معصوم ہے ابان۔ رمیسا نے اس کا معمولی سا دفاع کرنا چاہا، ہوگی، میں نے کبھی غور نہیں کیا، اس کی اسی بے نیازی پہ ہی تو زباریہ بختیار مر مٹی تھی۔ سوسائٹی کی کتنی ہی لڑکیاں
दिल हथेली पर रखे फिरती थी और वो किसी की तरफ देखना भी अपनी मर्दानगी की तौहीन समझता था। रुमैसा उसे देख कर रह गई। मुझे आपसे बात करनी है। वो बगैर दस्तक दिए स्टडी रूम में दाखिल हुई होती उसके सर पर खड़ी होकर बोली। अब्बा ने इंतहाई गुस्से से उसकी तरफ देखा, जैसे कह रहा हो तुम्हें तमीज़ तो बिल्कुल नहीं है। किसी के रूम में आने के कुछ आदाब भी हुआ करते हैं मोहतरमा रमल हुसैन, या ये भी मैं तुम्हें सिखाऊं? उसके लहजे में महसूस की जाने वाली नागवारी थी। वो जिस केस पर काम कर रहा था वो नहायत तवज्जो के काबिल था। कहते साथ ही वो दोबारा फाइल पर झुक गया। रमल को बहुत बेइज्जती महसूस हुई। रमल ने फाइल पर हाथ मारा। अबान ने उसकी सरकत को नाखून ख्वार निगाहों से देखा। रमल की जगह अगर उस वक्त कोई और होता तो अब तक अबान अरीज उसका मुंह तोड़ चुका होता इस बदतमीज़ी पर। मैं रुमैसा आपी से भी पूछ सकती हूँ, मगर चूँकि मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में आपका हाथ है तो सवाल जवाब भी मैं आपसे ही करूँगी। वो इसके बेहद करीब खड़ी थी, मगर शायद अनजान थी। जाने उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई जो यूँ उसके सामने तनकर खड़ी थी। रुमैसा आपी। अबान लफ्ज़ आपी को ज़रा लंबा खींचता ज़ोर से हंस पड़ा। रमल एक लम्हे को मबहूत हुई। भला कोई मर्द हंसते हुए इस कदर हसीन भी लग सकता है? सिर्फ एक लम्हे की बात थी बस। रमल ने निगाहों का जाविया बदल लिया। रिश्तेदारियाँ कम बनाओ, वो मेरी बहन है, तुम्हारी कुछ नहीं लगती। आखिर में उसने सख्त लहजे में तनबीह की। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है। कल शाम की उसकी बातों का असर था, यह जलन का शदीद एहसास उसके मुँह से फिसल गया। तो फिर यहाँ क्या लेने आई हो? हाँ, मुझे कब से उसे बर्दाश्त कर रहा था। उसके इस अंदाज पे खड़े होकर जुनूनी अंदाज में अपने फलादी बाजुओं में जकड़ लिया। आप जानते हैं क्या लेने आई हूँ? रमल अपने आप को चुराती उसकी इंतहाई सख्त गिरफ्त में सिसक उठी। अबान ने उसे छोड़ने की बजाय मजीद करीब कर लिया। वो नाजुक सी प्लास्टिक की गुड़िया की तरह उसके बाजुओं में जैसे चुरमुरा के रह गई। मत करो रमल हुसैन, अपनी ही निगाहों में रुसवा हो जाओगी। वो बेबस होने लगा था। ये नरम लहजा अबान अरीज़ का नहीं बल्कि अली ख़याम का था। अबान अरीज़ तो सिर्फ भस्म करना जलाना जानता था। पहले कौन सा मेरी पेशानी बेदाग रही है? अबान अरीज़ की गुर्बत ने उसके दिल में एक हराम बर्पा कर दिया। उसके नरम लहजे पे रमल का दिल पिघल कर उसकी कांच आंखों से बहने लगा। रुसवा होना कैसा होता है तुम क्या जानो रमल हुसैन? वो रमल को खुद से अलग करते हुए बोला। अबान की आंखों की सुर्खी भरने लगी। हाँ, मैं नहीं जानूंगी, जिसे बिना किसी कसूर के सज़ा दे दी गई हो, और सज़ा भी ऐसी जो उम्र भर के लिए मेरे गले का तोक बन गई। वो अपनी सांसें बहाल करती भराई हुई आवाज़ में बोली। ये तोक तुमने खुद अपने गले में डाला है, तुम्हें किसी ने मजबूर नहीं किया था। माइंड इट। अबान ने जैसे उसे यकीनदा नहीं करवाई। यहाँ से चली जाओ, नहीं चाहता मैं ऐसा कुछ कह दूँ जो तुम्हें यहाँ खड़े खड़े जिल्लत की पस्तियों में धकेल दे। अबान ने अपनी दाएं हाथ की मुट्ठी को भींच कर खुद पे जब्त किया। बहती आंखों से वह यकटुक अबान अरीज़ को देख रही थी, जिसके होंठ सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त थे। जब वो अपनी जगह से टस से मस न हुई तो अबान उसे एक तरफ धकेलता कमरे से बाहर निकल गया। वो यूं ही कारपेट पर डह गई। मज़ीद कैसी जिल्लत रह गई है अबान अरीज़ जो मुझे अभी सहनी है? वो सिसक उठी थी। आज सालिया की मौत हुए 10 दिन बीत गए थे। पहले रमल और अब सालिया की खुदकुशी ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। वो जो वसी सोशल सर्कल रखती थी, इस वक्त तनहा अपने अकेले कमरे में बंद थी। आहत की नफरत ने उन्हें पागल सा कर दिया था। उनके हाथ में मौजूद पर्चे ने फड़फड़ा कर किसी पर किए गए जुल्म का नोहा किया था। उनकी खाली वीरान नजरें एक बार फिर इस तहरीर पर धोने लगी। मैं थक गई हूँ मामा, अब हिम्मत नहीं रही इस बोझ के साथ, इस गुनाह के साथ जीने की जो नादानिस्तगी में आपके साथ मिलकर मुझसे हो गया। रुमैसा ख़याम की बददुआओं ने मुझे एक रात भी सुकून से सोने नहीं दिया। 5 सालों में मैं पल पर मरी हूँ। ज़मीर के कोड़ों ने रात के अंधेरे में मेरे वजूद को नीलो नील कर दिया। मुझे माफ़ी नहीं मिली, मुझे माफ़ी मिल ही नहीं सकती, क्योंकि मैं खुद अपने आप को माफ़ करना नहीं चाहती। इसलिए मैंने अपने लिए सज़ा खुद तजवीज़ की है, हराम मौत को गले लगा लिया है। आलिया बेगम में मजीद पढ़ने का याराना नहीं रहा। उन्होंने इस खत को यूँ फेंका जैसे वो कोई सांप बिच्छू हो। आलिया बेगम ने कांपते हाथों से अपने सर के बालों को नोच डाला। मुकाफाती अमल तो कब का शुरू हो चुका था। जुबारिया बीबी, अबान साहब आ गए हैं। मुलाजमा की इतला पर जुबारिया की धड़कनें भरी थी। नुसरत बेगम ने आज मिस्टर और मिसिस अबान अरीज़ को लंच पर इन्वाइट किया था। वो बाहर आई तो पहली निगाह अबान के पहलू में बैठी रमल के खूबसूरत और दिलकश सरापे पर पड़ी। वो नुसरत बेगम की किसी बात का जवाब देती धीमे से मुस्कुरा रही थी। बिलाशुबा वो बेहद हसीन लड़की थी। वो उसे ये मानने में ज़रा कबाहत नहीं थी कि अबान अरीज़ की चॉइस हमेशा से लाजवाब रही है। रुमैसा ने बताया था रमल और अबान की लव मैरिज थी। उसके दिल में हुक सी उठी, आंखें भीग भीग गईं। वो 6 माह उसका सब कुछ ले गए थे। जुबारिया और अबान ने एक साथ कॉलेज पढ़ा था। अबान मज़ीद तलीम के लिए मुल्क से बाहर चला गया तो जुबारिया ने भी उसके साथ जाने का कसद कर लिया। अभी वो कुछ अरसा ही वहाँ रहा था जब उसको सब कुछ छोड़कर वापस आना पड़ा। जुबारिया भी आ जाती अगर उसके भाई ने उसे ये बेवकूफ़ी करने दी होती जो सालों से वहाँ मुकीम था। फिर सब कुछ अच्छा था। वो और अबान अरीज़ इकट्ठे थे, बस दरमियान में आने वाले 6 माह उसका सब कुछ ले गए। शुजा का बेटा पैदा हुआ तो शुजा ने नुसरत बेगम को अपने पास बुलाया। नुसरत बेगम की तबीयत ऐसी नहीं थी कि वो सफ़र कर पाती। डॉक्टर ने उन्हें सख्ती से सफ़र करने से मना किया था, इसलिए मजबूरन जुबारिया को जाना पड़ा। और अब जब वो वापस आई तो उसको कैसी दिलसोज दिलखराश खबर सुनने को मिली। अबान अरीज़ किसी और का हो गया था। अबान अरीज़ किसी और की जुल्फ का असीर था।
کاش وہ نہ جاتی، کاش اس نے شجاع کو منع کر دیا ہوتا، کاش اس نے ماما کی بات نہ مانی ہوتی۔ اس کی زندگی میں کتنے ڈھیر سارے کاش رہ گئے تھے۔ ابان عریض اس کا نہیں رہا تھا جس کو وہ دل کی گہرائیوں سے پوچھتی آئی تھی۔ تو یہ طے ہوا ابان عریض، مجھے تم بھی جینا ہے۔ اس نے کرب سے سوچا تھا اور آنسوں کو اپنے اندر اتارا۔ محبت روگ ہے جانا، اس کو مشکل ہے پانا، مشکل ہے نبھانا، محبت روگ ہے جانا۔ کبھی کس نے کہا خوش ہوں میں، محبت ہو جانے کے بعد اس کا کھو دینا اور عمر بھر کا رونا۔ محبت روگ ہے جانا، وہ ہنستے ہنستے آنکھوں کا بھر آنا، محبت روگ ہے جانا، وہ تیری یاد کا دل میں بسیرا کرنا اور میرا تڑپ تڑپ کر رونا، محبت روگ ہے جانا۔ رچگوں کی غماز آنکھوں میں اب ہے صرف افسانہ، محبت روگ ہے جانا، محبت روگ ہے جانا۔ کھانے کے بعد قہوے کا دور چلا تھا۔ قہوہ پیتے ہی ابان اپنی کلائی پر بندی رسٹ واچ کو دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، ساتھ رمل بھی۔ تمہاری بیوی بہت پیاری اور نازک سی ہے ابان، اللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے اور جہاں بھر کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، نصرت بیگم نے رمل کو ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ ابان کی نظریں رمل کے چہرے پر سجے رنگوں پر ٹھہر سی گئیں۔ وہ سمجھ نہیں پایا یہ رنگ ضبط کے تھے یا تکلیف کے۔ نصرت بیگم نے اپنی کلائی سے ایک سونے کا کنگن اتار کر رمل کو پہنانا چاہا، جس پر اس نے گھبرا کر مدد طلب نظروں سے ابان کی طرف دیکھا جو پہلے سے ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے بولا، آنٹی اس کی کیا ضرورت ہے، آپ رہنے دیں۔ ابان تم کچھ نہیں بولو گے، یہ میرا اور رمل کا معاملہ ہے۔ انہوں نے ابان کو گھرکا جس پر وہ خاموش ہو گیا۔ زباریہ بس خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی مگر اندر طوفان برپا تھا۔ اس کا ضبط بکھر رہا تھا۔ زباریہ کا دل چاہا وہ خود کہیں غائب ہو جائے یا رمل کو ابان عریض کے پہلو سے غائب کر دے۔ گھر واپسی پر وہ پہلے سے بھی زیادہ خاموش تھی۔ ابان نے ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد نگاہ ونڈو اسکرین پر جما دی۔ شہریار نے بے بسی سے روتی ہوئی رمیسا کو دیکھا۔ کاش وہ اس پہ اختیار رکھتا، حق رکھتا تو اس کے یہ آنسو اپنی پلکوں سے چن لیتا، اس کے سسکیاں لیتے وجود کو اپنی مضبوط باہوں کا سہارا دیتا، اسے سمیٹ لیتا، مگر وہ ظالم لڑکی اسے کوئی حق دینے کو تیار ہی نہیں تھی۔ رمیسا مت روئیں ایسے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا۔ ایسے مت رو، تمہارے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہو رہی ہے، میرا دل میرے اختیار سے باہر ہو رہا ہے۔ مگر وائرے کی وقت کی ستم ظریفی، وہ بالکل ٹھیک ہے، گولی بس کندھے کو چھو کر گزری ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اسے کیسے دلاسا دے۔ شہریار بھائی، واقعی کوئی خطرے کی والی بات نہیں ہے نا؟ اس نے اپنے لہجے کو حتی الامکان متوازن رکھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ رمیسا کی طرح رو نہیں رہی تھی بلکہ اضطرابی انداز میں ہاتھوں کی انگلیاں چٹھا رہی تھی۔ شہریار نے معصومیت اور خوبصورتی کے پیکر کو دیکھا اور بے ساختہ اسے ابان عریض پر رشک سا آیا۔ وہ تھا ہی ایسا کہ رمل حسین جیسی لڑکی ڈیزرو کرتا تھا۔ کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، شہریار نے تسلی دی۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ رمیسا اس کے جانے پہ تیزی سے کھڑی ہوتی بے تابی سے بولی، نہیں، ابان نے سختی سے منع کیا ہے کہ آپ دونوں میں سے کوئی ہاسپٹل نہیں آئے گا۔ آپ لوگ پریشان نہ ہو، وہ شام تک ڈسچارج ہو کر گھر آ جائے گا، اور ویسے بھی میں اور زباریہ اس کے پاس ہیں۔ ابان عریض زخمی ہو اور رمیسا کا دل پریشان نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ بس کرو یار رومی، اور کتنا روگی، پہلے زباریہ اور اب تم۔ دریا بہانے کا ارادہ ہے کیا تم لوگوں کا؟ وہ گھر آیا تو رمیسا اس کے گلے لگتے رو پڑی تھی۔ وہ خوف سے بولا۔ رمل ایک جانب خاموشی سے کھڑی تھی۔ ابان کے کہنے پر رمل نے بے ساختہ زباریہ کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں بے بس برسنے کو تیار تھیں۔ رمل نے نوٹ کیا تھا وہ جب بھی ابان کی طرف دیکھتی تو ایسا لگتا تھا جیسے آخری بار دیکھ رہی ہو۔ رمل کو اس کا دیکھنا بہت عجیب لگتا تھا۔ ابان عریض کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں حسرت ہوتی تھی، کچھ بہت خاص کھو دینے کا گہرا ملال۔ تم ایسے کام ہی نہیں کیا کرو جو مجھے رونے پر مجبور کر دے، مجھے تکلیف دے۔ رمیسا ابھی بھی سوں سوں کر رہی تھی۔ ابان اسے دیکھتے ہوئے ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، آئندہ احتیاط کروں گا، فی الحال مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتا ہوں۔ شاید میڈیسن کا اثر تھا، وہ غنودہ آواز میں بولا۔ اور سنو، پھپھو کو کچھ مت بتانا، وہ خواہ پریشان ہو جائیں گی۔ رمیسا کے ساتھ چلتے ہوئے ابان نے کہا تو اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اور پیچھے وہ اکیلی رہ گئی۔ وہ کیوں اپنا اور زباریہ کا موازنہ کر رہی تھی؟ زباریہ بختیار اس کی دوست تھی اور رمل حسین انتقاماً اس کی زندگی میں شامل ہونے والی لڑکی۔ اس نے تو رمل کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، وہ تو وہاں ہو کر بھی وہاں نہیں تھی۔ اس کے آس پاس تو بس زباریہ اور رمیسا تھی، وہ تو کہیں نہیں تھی۔ اس نے بے دردی سے گالوں پر پھسل آنے والے آنسوں کو ہاتھ کی پوچھ سے رگڑا۔ اسے ابان عریض کا نظر انداز کرنا اتنا برا کیوں لگ رہا تھا؟ اس کی آنکھ عجیب سی آواز پہ کھلی۔ وہ تیزی سے اٹھی۔ یہ آواز ابان کے کراہنے کی تھی۔ وہ لپک کر ابان کے قریب گئی۔ اس نے لیمپ آن کیا۔ وہ تکیے پر سر پٹک رہا تھا، چہرے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں۔ رمل نے اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھا جو آگ کی مانند تپ رہا تھا۔ آنکھیں کھولے ابان، کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس نے پکارنے کے ساتھ اپنے ٹھنڈے یخ ہاتھوں سے ابان کے گال تھپ تھپائے مگر اس کی حالت میں سر منہ فرق نہ آیا۔ رمل نے اس پر سے کمبل ہٹایا اور اس کے کرتے کے سارے بٹن کھول دیے۔ شاید بازو میں درد کی وجہ سے اسے بخار نے آ گھیرا تھا جس کے باعث اس کی رنگت خطرناک حد تک سرخ ہو رہی تھی۔ ابان پلیز آنکھیں کھولے، ہوش کریں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ رو دینے والی ہو گئی۔ رمل اپنے ٹھنڈے ہاتھ کبھی اس کی پیشانی پہ رکھتی، کبھی آنکھوں پر تو کبھی اس کے سینے پر۔ وہ پہاڑ کی مانند مضبوط نظر آنے والا شخص اس وقت کیسے نڈھال پڑ رہا تھا، دنیا ما فیہا سے غافل۔ رمیسا کا خیال آتے ہی وہ اٹھ کر جانے لگی، تبھی ابان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے جلتے ہوئے سینے پر رکھ لیا۔
बहुत बहुत जलन है, घुटन है यहाँ रमल। वो आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में बुड़बड़ाया। अबा ने उसके दूसरे हाथ को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो बुखार की शिद्दत को उसके सीने की हिद्दत से महसूस कर सकती थी। रमल तकरीबन उस पर झुकी हुई थी और उसकी बुड़बड़ाहट को आसानी से सुन सकती थी। आग है हर तरफ और ये आग मुझे जला रही है रमल। उसका गंभीर खूबसूरत लहजा रमल का दिल धड़का गया। वो उसे हमेशा रमल हुसैन कहता था, मगर इस वक्त होश की दुनिया से बेगाना ना सिर्फ रमल को अपना दर्द सुना रहा था। रमल की आंखों से एक आंसू लुढ़कता हुआ अबान के गिरेबान में जज्ब हो गया। उसके हाथों की गिरफ्त रमल के हाथों पर सख्त हो गई थी, जैसे उसके दूर जाने का खौफ हो, उसको खो देने का एहसास जागुज़ी हो। यूँ मत करे अबान, ऐसे नहीं लुटे, अपनी आंखें खोले प्लीज़, मुझे डर लग रहा है। आप तो बस रमल हुसैन को बसम करते जलाते हुए अच्छे लगते हैं, धारते हुए गराते हुए, यूँ बेबस नहीं। वो रो पड़ी थी। वो कैसी थी? वो अपने से याद की तकलीफ उसे रुला रही थी। अबान की पलकों में जुम्बिश हुई और फिर उसने अपनी गहरी सुर्ख डोरों से सजी आंखें वहाँ कर दी। वो उस पर झुकी रो रही थी। कितनी देर तक अबान उसकी बंद आंखों से टूटते मोती देखता रहा, जिसके आंसू उसका चेहरा भिगो रहे थे। पानी उसके गले में जैसे कांटे उगाए थे। रमल ने फुर्ती से गिलास पानी में उंडेला और वो मुश्किल तमाम उसका सर ऊपर करके गिलास उसके लबों से लगाया। पानी पीते ही वो दोबारा उसी पोजीशन में वापस लेट गया। साइड टेबल पर मेडिसिन रखी है, उनमें पेन किलर है, वो दे दो। अबान के कहने पर रमल ने पेन किलर निकालकर उसकी हथेली पर रखी। आपको पेन ज़्यादा हो रहा है तो मैं रुमैसा आपी को बुला लाती हूँ, वो डॉक्टर को बुलाएंगी। उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार देखते हुए बोली। अबान ने बेसाख्ता उसका हाथ थामा और नफ़ी में सर हिलाया। सर में शदीद दर्द है, अगर बुरा ना लगे तो प्लीज़ सर दबा दो। रमल की सारी जान उसे हाथ में सिमट आई थी। वो आहिस्तगी से उसके सराहने बैठ गई और अपना नाजुक मखरूती उंगलियों वाला हाथ उसकी चौड़ी पेशानी पर रख दिया और नरमी से दबाने लगी। जब उसे सुकून नहीं आया तो अबान ने अपना सर उसकी गोद में रख दिया। वो तो जैसे मर गई थी। वो पहली बार किसी मर्द के लम्ब से आशना हुई थी। उसके हाथ कपा उठे और धड़कनें बेहंगम हो गई। धड़कनों का अंदाज मुख्तलिफ था, जिससे रमल पहले कतई अनजान थी। अबान अरीज उसकी धड़कनों के भरते शोर को सुन रहा था। उसने रमल के लरजते कपकपाते हाथ थाम कर अपने लबों से लगा लिए। भला पहले कब अबान ने उस पर ऐसी मेहरबानियाँ की थी? वो कहाँ आती थी? रमल की आंखों के गोशे नम हो गए। रमल उसे ही देख रही थी। उसकी रंगत में गुलाबी पंच लगता था, जो उसके सेहतमंद होने का पता देता था। हर वक्त तरतीब से सेट बाल इस वक्त बिखरे हुए थे। उसकी काली स्याह घोर बोलती आंखें बंद थी और चेहरे पर मगरूराना तीखी खड़ी नाक, जो लोगों को उससे बात करने से पहले 1000 बार सोचने और अपनी हद में रहने पर मजबूर कर देती थी। उनाबिला घनी मूंछों तले दबे थे। बिलाशुबा वो बेहद हसीन मर्द था। अगर वो होश में होता तो यकीनन ऐसा करने के बारे में सोचता भी नहीं। बुखार की शिद्दत के बायस वो मदहोश और खुद से गाफिल था। कुछ देर बाद वो गहरी पुरसुकून नींद सो गया, लेकिन किसी और की नींदें उड़ा कर। अच्छा हुआ वो कुत्ता खुद कैफरे किरदार को पहुंचा, वरना खुद पर हमले के बाद तो मैंने उसके नापाक वजूद की बोटी बोटी करके चील कबों को खिलानी थी। वो कमरे में दाखिल हुई तो उसे अबान का सर फंकारता लहजा सुनाई दिया। सचल नवाज की हालत पागल कुत्ते जैसी हो रही है। अपने खबीस बेटे की मौत का जिम्मेदार मुझे समझ रहा है, मुझे कत्ल करने की धमकियां दे रहा है। भूल रहा है अबान अरीज डरने वाला नहीं बल्कि डराने वालों में से पैदा हुआ है। एक लम्हे को खामोश होकर उसने दूसरी तरफ की बात सुनी, फिर हंसा। रमल को इस यकतरफा गुफ्तगू से इतना अंदाज़ा हो गया था कि वो खुद पर होने वाले हमले से मुतल्लिक किसी से डिस्कस कर रहा था। उसने आगे बढ़ के नाश्ते की ट्रे मेज़ पर रखी, जो रुमैसा ने उसके हाथ कमरे में भेजी थी। वो उसके फारिग होने का इंतज़ार करने लगी। उसने शावर लिया था, जिसकी वजह से माथे पर बिखरे बालों से अभी भी पानी टपक रहा था। बहुत जल्द सचल नवाज भी जेल की सलाहों के पीछे होगा। चलो ठीक है, तुम फाइल घर ले आना, बाकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे। रमल को देखकर उसने बात समेटी, मोबाइल ऑफ करके पॉकेट में डाला और रमल के करीब आ रुका। रात की निस्बत वो खासा फ्रेश लग रहा था। कुछ और चाहिए तो बता दूँ मैं ला। वो मुकम्मल बीवी के रूप में ढली हुई थी। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले अबान अरीज ने अपना दायां बाजू उसकी कमर में हमाल करके खुद से करीब कर लिया और उसे कुछ भी समझने से पहले उसके कंधे पर सर रख दिया। वो सब लम्हों में हुआ था। रमल को संभलने का मौका भी नहीं मिला। नहीं बस तुम चाहिए हो। उसने गंभीर सरगोशी रमल के कान में उंडेली। वो शस्त्र सी उसके लंबे चौड़े सरापे में छुपी खड़ी थी। रात को तो वो होश में नहीं था, मगर इस वक्त तो वो मुकम्मल होश और हवास में था। फिर अब वो ऐसा क्यों कर रहा था? उसकी ये मेहरबानी रमल की समझ से बाहर थी। शायद रात की उसकी खिदमत ने अबान अरीज के दिल में उसके लिए नरम गोशा पैदा कर दिया था। क्या अबान के दिल की दुनिया बदल रही थी? वो जो उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता था, इस वक्त उसे किसी कीमती मताह की तरह अपने हिसार में ले रखा था। रमल दूर होना चाहती थी, मगर अबान का हिसार उसके गिर सख्त तर हो गया था। वो उसके इस कदर करीब था कि रमल की अथल पथल होती सांसों और धड़कनों को अपने सीने में मदगम होता महसूस कर रहा था। रात रमल की हैरानगी, चेहरे पे उतरे रंग और आखिर में आंखों की नमी ने ना चाहते हुए भी अबान अरीज को डिस्टर्ब कर दिया था। वो समझ रही थी अबान ने उसके हाथों को मदहोशी में अपने लबों का लम्स बख्शा था, मगर नहीं, दिल ने बेसाख्ता उसे डपटा था और कहा कि रमल हुसैन मजलूम है, वो उसके साथ बहुत गलत कर चुका है। और फिर जब तक नींद ने उसे अपनी आगोश में नहीं लिया, अबान को अपने चेहरे पर उसकी नज़रों की तपिश महसूस होती रही।
उसका दिल चाहा वो रमल हुसैन को अपने हिसार में कैद कर ले, मगर अना आड़े आ गई। और ये अना ही है जो अच्छे भले रिश्तों की खूबसूरती को ख़त्म कर देती है। हम अनमोल रिश्तों को खो देते हैं, हमें एहसास तक नहीं होता। दरवाजे पर दस्तक हुई और तिलिस्म एक छनाके से टूटा था। रमल उससे तेज़ी से अलग हुई और बिना उसकी तरफ देखे वॉशरूम में बंद हो गई। आने वाली जुबारिया थी। अब आने लब भींच कर वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखा और जुबारिया की तरफ मतवजा हो गया। शहरियार के गला खंकारने पर रुमैसा के हाथ सुस्त पड़ गई और हल्की सी लर्जिश हाथों में उतर आई। उसने चेहरा घुमाकर पीछे देखा। शहरियार उसे ही देख रहा था। शहरियार को देख कर रेशिदा किचन से निकल गई। कुछ चाहिए था आपको? मैं बस ये ट्रॉली ड्राइंग रूम में भेज रही थी। पूछते साथ उसने वजाहत भी कर दी। हाँ, तुम अपना आप मुझे सौंप दो, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। नहीं, आज मौका मिला तो सोचा आपसे पूछ लूँ मुझे ठुकराने की वजह क्या है। वो कहना कुछ और चाहता था मगर कह कुछ और गया। उसके बाद फिर रुमैसा की आंखें हैरत से फैल गई। मैंने कब ठुकराया आपको? वो गंग हुई। शहरियार को उसकी ये एक्टिंग आग लगा गई। मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया आपने और पूछ रही हैं कब ठुकराया आपने मुझे? मुझ में क्या कमी है रुमैसा ख़याम? क्या तुम एक्सप्लेन करोगी? वो एकदम आपसे तुम पर आया। रुमैसा के लिए बोलना मुश्किल हो गया। कमी आप में नहीं मुझ में है शहरियार। मैं आपके काबिल नहीं हूँ, बल्कि मैं तो किसी के काबिल नहीं हूँ। ये बात आप भी जानते हैं। वो मुंह पर हाथ रखे से उठी। शहरियार के दिल को तकलीफ पहुँची। मुझे तुम्हारे माजी से कुछ लेना देना नहीं है। मैं ये भी नहीं जानता तुम किसी और के लायक हो या नहीं, मगर मैं बस इतना जानता हूँ अगर तुम मेरी नहीं होगी तो मेरी ज़िंदगी के रंग फीके पड़ जाएंगे। और ये याद रखना रुमैसा, तुम नहीं तो कोई भी नहीं। मैं कभी शादी नहीं करूँगा किसी लड़की से, क्योंकि मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत तो रुमैसा ख़याम है। वो उसके कानों में सहर फूंक कर जा चुका था। रुमैसा को अपना दिल संभालना मुश्किल हो गया। काले स्याह बादलों ने आसमान को ढका हुआ था। बस किसी भी लम्हे बरसने को बेताब थे। हवा की यकपस्ता झोंके कुछ देर बाद अब उसे ठठरने पर मजबूर कर रहे थे, मगर वो ढीठ बनी खड़ी रही। तभी उसके पीछे कदमों की चाप उभरी और उसके करीब आकर रुक गई। यह मत खड़ी हो, ठंड लग जाएगी। अबान की आवाज़ पर वो चौंकी ज़रूर थी, लेकिन मुरी नहीं। बहुत ढीठ हूँ, इस ठंड से नहीं मरूंगी। वो खुद अजियत से बोली। अबान को वो बहुत उदास और मलूल दिखाई दी और उसके पहलू में आ खड़ा हुआ और टेरेस की ग्रिल पे अपने हाथ टिका दिए। रमल ने सिर्फ स्वेटर पहन रखा था और सूट के साथ का बारीक दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, जबकि अबान जैकेट के अलावा गर्म शॉल भी लपेटे हुए था। ढीठ का पता नहीं, मगर ये गजब की सर्दी तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ लेगी। उसके नाजुक सरापे पर एक गहरी नज़र डालकर बोला। उसके लहजे में मुस्कुराहट का अंसर शामिल था। रमल ने चेहरा घुमा के उसकी तरफ देखा। ब्राउन मर्दाना चादर कंधों पर डाले उस आम से हुलिये में भी वो बहुत शानदार लग रहा था। एक मुकम्मल और छाया हुआ मर्द। रमल के देखने पर झुककर उसकी आंखों में देखने लगा तो रमल ने बेसाख्ता नजरें चुराईं, लेकिन वो दिल की इस बेईमानी पर शर्त थी। उसका नज़रअंदाज करना रमल को बुरा लगता था और अब जबकि वो उसे अहमियत दे रहा था तो एक अनजाने खौफ ने उसे अपनी लपेट में ले लिया था। उसकी पलकें नम होने लगी। तुम रो रही हो? अब्बा ने उसके कंधे पर हाथ रख के उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा। रमल के होंठ काफ़ी देर सर्दी में खड़े रहने की वजह से नीले पड़ गए थे और नाक सुर्ख हो रही थी। अब्बा ने पूछा तो वो पपक कर रो पड़ी। मामा याद आ रही हैं? आहत भाई। आंसू की लगाड़ के बाइस वो बात मुकम्मल नहीं कर पाई। अम्मा ने खामोशी से उसे थाम कर अपने करीब किया और उस पर अपनी चादर उड़ा दी। यूँ कि रमल मुकम्मल उसमें छुप गई। वो उसके सीने से लगी शिद्दतों से रो पड़ी। शायद वो उसे ऐसे ही किसी सहारे की तलाश में थी जहाँ वो अपने दिल का बोझ हल्का कर सकती। वो दिल का बोझ हल्का कर भी कहाँ रही थी? अपने ही सयाद की बाहों में। अबा नरीस का दिल हर बुरी याद को मिटाकर इस नाजुक सी लड़की के संग जिंदगी की हर खुशी कशीद करने को चाह रहा था। वो हर चीज़ भुला देना चाहता था। वो याद रखना चाहता था तो सिर्फ ये कि ये जो प्यारी सी लड़की उसकी बाहों में उसी के दिए हुए दर्द पे सिसक रही है वो इसकी बीवी है। खुशकुन एहसासात में बहता वो रमल की ठंडी पेशानी पे अपने लब रख चुका था। तभी रमल होश में आई। उसने अपने दोनों हाथ अबान के सीने पर रखकर उसे पीछे की तरफ धक्का दिया। वो इस हमले के लिए तैयार नहीं था, लड़खड़ा कर रह गया। आई हेट यू, आई रियली हेट यू अबान अरीस। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, ज़िंदगी की आखिरी सांस तक नहीं। आप मर रही होंगे तब भी नहीं। वो रोते हुए मुँह हाथ पर हाथ रख के अंदर की जानिब भाग गई और अमान इस शदीद रद्द अमल पर सुबकी के एहसास के साथ सुर्ख चेहरा लिए इसी जगह को घूर रहा था जहाँ कुछ लम्हे पहले रमल हुसैन खड़ी थी। उसके तमाम नरम गर्म जज्बात भाप बन कर उड़ गए थे। अब वहाँ सिर्फ राख बाकी रह गई थी। रमल के धक्के के बायस उसके कंधे में उठने वाली टीसों की तकलीफ इस जिल्लत से ज़्यादा नहीं थी जिससे रमल हुसैन ने उसे दोचार किया था। तैश में आते हुए उसने दाएं हाथ का पंच दीवार पर दे मारा। हाथ लम्हों में जख्मी हुआ था मगर उसे परवाह कब थी। वो अपने मखसूस वक्त पर उठा था। फजर की नमाज की अदायगी के बाद जब वो जॉगिंग से वापस लौटा तो वो भी सोफे पर कंबल में दुबकी पड़ी थी। उसे ख्याल आया कि एक नज़र देख ले। वो पहले तो इतनी देर तक नहीं सोती थी मगर फिर वही उसकी मर्दाना अना ने जोश मारा। एक मामूली सी लड़की होकर उसकी मर्दाना अना को जिक पहुंचा गई थी। वो क्यों कर उससे हमदर्दी करता फिरता। शॉवर लेने के बाद उसने तैयारी की और कमरे से निकल गया, रमल पर एक निगाह गलत डाले बगैर। रमल नहीं जागी अभी। नाश्ता करते हुए रमैसा को ख्याल आया तो वो अबान से इस्तफसार करने लगी, जिस पर अबान अरीस ने कंधे उचकाए और चाय का कप लब्बों से लगा लिया। अबान, तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ है?
रमैसा की नज़र उसके हाथ पर पड़ी तो फिक्रमंदी से पूछने लगी, शायद कोई एलर्जी हो गई है। वो लापरवाही से बोलता, वो उसे क्या बताता। रमल हुसैन का गुस्सा उसने खुद पर निकाला था। स्याह बालों की ये लगार में दाएं हाथ की पुष्ट पर जगह जगह से स्किन उतरी हुई थी और अब वहाँ रेड कलर के स्पॉट बन गए थे। अब आने चाय का आखिरी सिप लेने के बाद नेपकिन से मुंह साफ किया, कुर्सी धकेल कर उठ खड़ा हुआ, मोबाइल उठाकर पैंट की पॉकेट में डाला, थोड़ा सा झुककर रुमैसा के सर पर बोसा दिया और बाहर पोर्च में खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। राजू बैग थामे अबान के पीछे था। रुमैसा ने सब कार्रवाई बड़ी बिल्कुल खामोश नज़रों से देखी थी। उसका दिल खाने से उठ गया तो रशीदा को टेबल समेटने का कहकर वो रमल के कमरे में आ गई। रमल को सोफे पे सोता देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसका भाई उसकी वजह से अब नॉर्मल ज़िंदगी जीने पर मजबूर था। उसने पिछले 5 सालों से अबान को खुलकर हंसते नहीं देखा था। रुमैसा ने आगे भर के रमल के चेहरे से कंबल उठाया, जिस पर रमल ने वो मुश्किल तमाम अपनी जलती आंखें खोली। तुम्हें तो टेम्परेचर हो रहा है। उसने रमल की कलाई अपने हाथ में लेकर चेक की और फिर ज़बरदस्ती चाय के साथ एक टोस्ट खिलाने के बाद उसे हॉस्पिटल ले आई, रमल के एहतजाज को किसी खाते में लाए बगैर। डॉक्टर के मुताबिक उसे ठंड के बायस फीवर हुआ था। आधे घंटे बाद जब ट्रिप खत्म हुई तो डॉक्टर ने चंद हदायत के साथ लंबा चौड़ा पर्चा रुमैसा को थमाया। अब कैसा फील कर रही हो? रुमैसा ने उसकी पेशानी पर हाथ रखकर चेक करते हुए पूछा, जिस पर रमल ने आहिस्तगी से इस बात में सर हिलाया। ननी से तो तुम्हारी जान है, ख्याल रखा करो। रुमैसा ने उसकी कमर में बाजू हमाल करते हुए कहा, जिस पर रमल झीम गई। ऐसा ही कुछ कल अबान अरीज़ की नज़रें कह रही थी। वो अपनी गाड़ी तक पहुंची ही थी जब रमल की निगाह सामने मेडिकल स्टोर पर खड़े आहत पर पड़ी थी। भाई, रुमैसा ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो साकित रह गई। उसकी रंगत पल भर में पीली पड़ी थी। रमल बेताबाना आहत की जानिब लपकी। तब तक आहत भी उसे देख चुका था। रमल दौड़ती हुई आहत के सीने से लगी थी। उसकी हालत भीड़ में गुम हुए बच्चे जैसी थी जिसे कोई अपना मिल गया हो। तभी आहत की नज़र साकित करी रुमैसा पर पड़ी तो जैसे वक्त की गर्दिश थम गई थी। इतने सालों में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा था। वो पहले की तरह ही खिलता गुलाब थी। वो एकदम होश में आई, लरसते कामते हाथों से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर वो तेज़ी से अंदर बैठी। ड्राइवर, गाड़ी जल्दी चलाओ। वो ये तक भूल गई थी कि रमल उसके साथ थी। ड्राइवर अपनी छोटी बीबी की ये हालत देखकर हैरान हो गया, जिसे उसने कोई औफरियत देख ली हो। तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रही हूँ? रुमैसा चिल्ला उठी। ड्राइवर, जो रमल को लेकर तज़ब्ज़ब का शिकार था, तेज़ी से गाड़ी स्टार्ट की और जन से आगे बढ़ा दी। मुझे तलाक चाहिए आपसे। अबान की आवाज़ सुनकर उसने बगैर किसी तमहीद के छूटते ही मुतालबा किया। दूसरी तरफ अबान अरीज़ को लगा शायद उसे सुनने में कुछ गलती हुई है। वो चंद घंटे पहले तक तो सब कुछ ठीक ठाक छोड़ कर आया था। कौन? अबान के अनजान पन पर रमल के सर पर लगी तलवों पर बुझी थी। अबान अरीज़, मैं रमल हुसैन अपने मुकम्मल होशो हवास में आपसे तलाक मांग रही हूँ। वह दांत पीस कर बोली। अबान अरीज़ का कहका बुलंद हुआ। मैंने कोई जोक नहीं सुनाया जो आप इस तरह कहके लगा रही हैं। वो सीख होगी। जोक है मोहतरमा रमल हुसैन। जब तुम कहोगी निकाह कर लो तो निकाह कर लूँगा और जब तलाक मांगोगी तो तलाक मिल जाएगी। ये जोक नहीं तो और क्या है? गलती हो गई थी मुझसे, मगर अब नहीं। मैं एक लम्हे के लिए भी आप जैसे सफाक शख्स का नाम अपने नाम के साथ बर्दाश्त नहीं करूँगी। रमल का बस नहीं चल रहा था अबान अरीज़ को शूट कर देती। जिस बलबोते पर तुम इतना अड़ रही हो ना मैं जानता हूँ। इसके बावजूद एक बात अपने छोटे से दिमाग में बिठा लो, अबान अरीज़ से आज़ादी तुम्हें अब सिर्फ मौत की सूरत में मिल सकती है। दुनिया की कोई भी अदालत तुम्हें मुझसे रिहाई नहीं दिला सकेगी। तुम मेरे नाम से जुड़ने की अजियत पल सा होगी। वो सफाकियत से बोला। उसके लहजे में दरिंदों जैसी गर्राहट थी। रमल की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। तभी पीछे से किसी ने उसके हाथ से मोबाइल ले लिया। सारा ने उसके हाथ से मोबाइल लिया तो ऑफ स्क्रीन उसका मुंह चरा रही थी। एक गलती आहत ने की, तुम्हें यहाँ ले आए। इससे बड़ी हमाकत तुम कर रही हो रमल। तलाक बच्चों का खेल नहीं होता। ऐसे फैसले जज्बात से नहीं अकल से किए जाते हैं। रमल के बचकानापन पे सारा सर थाम कर रह गई। खूब रोने के बाद जब उसका दिल हल्का हो गया तो वो साकत खड़े आहत से अलग हुई। कुछ याद आने पे उसने तेज़ी से पीछे मुड़कर देखा। वहाँ रुमैसा की गाड़ी की जगह धूल देखने को मिली। अबान अरीज़ के घर जाने के बजाय वो आहत के साथ यहाँ आ गई। बहन की मौत का दुख, माँ का जहनी तवाज़ुन खो देना, वो कैसे बिखर कर रह गई थी। लम्हों में फैसला हुआ था। बिना सोचे समझे उसने अबान को तलाक का मुतालबा करने के लिए कॉल की। भाभी, वो मेरी बहन का कातिल मेरी माँ की इस हालत का जिम्मेदार है। उसने मेरी माँ को पागलपन की हद तक पहुँचा दिया है। उसकी आंखें चलक पड़ी। सारा को उस पर तरस आ गया। उसने रमल को खुद से लगा लिया। रमल, तुम वापस चली जाओ, सारा ने उसकी पुष्ट से हिलाते हुए कहा, जिस पर रमल ने उससे अलग होते हुए शिद्दत से नफ़ी में सर हिलाया। हकीकतों से आगाही इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। काश मैं तुम्हें इस तकलीफ से बचा पाती। सारा के लहजे में अनजाना सा दुख हलकोरी लेने लगा। रमल ने अश्क बहाती आंखों से सारा की तरफ देखा जो नज़रें चुरा रही थी। मत करो रमल हुसैन, अपनी निगाहों में रुसवा हो जाओगी। उसके कान के करीब अबान की सरगोजी गूंजी। भाभी, ऐसा क्या है? रमल का दिल अनजाने खौफ के एहसास से धड़का। अपने भाई से पूछना, सारा कहते ही वहाँ से उठ गई। रमल की कॉल के बाद वो अभी तक सेल हाथ में लिए बैठा था। उसका दिमाग गुस्से की शिद्दत से उबल रहा था।
कनपट्टी की रगें फड़फड़ा रही थी और माथे की पर शिकनों का जाल सा बना हुआ था। अगर अमल उसके सामने होती तो वो उसका नाजुक वजूद तोड़ फोड़ के रख देता। वो अबान अरीज को क्या समझ रही थी? काट का उल्लू जिसे जब चाहा इस्तेमाल कर लिया। होना आलिया बेगम की बेटी, भला तुम उनसे कैसे मुख्तलिफ हो सकती हो, जो दूसरों को सवाए तकलीफ के कुछ देना नहीं जानती। मगर मैं रूम ऐसा नहीं हूँ जो अपने साथ बुरा करने वालों को आसानी से माफ़ कर दूँ। उसका दिमाग सनसना उठा। उसने सेल फोन पर पूरी कुव्वत से सामने ग्लास पर वॉल पर दे मारा और टेबल पर तरतीब से रखी तमाम चीज़ों को हाथ मारकर कारपेट की जीनत बना दिया। लम्हों में वेल डेकोरेटेड रूम कबार खाने का नक्शा पेश करने लगा। उसी वक्त जुबारिया ने वहाँ कदम धरे थे। कमरे की हालत देखकर वो दहल सी गई और तेज़ी से अबान की तरफ बढ़ी, जो गहरी सांस ले रहा था। अबान, इज़ एवरीथिंग ओके? उसने मलाइमा से अबान के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, जिस पर अबान ने खूना शाम निगाहों से उसकी जानिब देखा। उफ! उसकी आंखें देखकर जुबारिया को झुझुरी सी आ गई। प्लीज़ जुबारिया, मैं इस वक्त अकेले रहना चाहता हूँ। उसने जुबारिया का हाथ अपने कंधे से हटाया और इंतहाई रूखेपन से बोला। उसके अंदाज पर जुबारिया की आंखों में आंसू आ गए। ये अंदाज तो सिर्फ मोहब्बत में चोट खाए हुए शख्स का हो सकता था और जुबारिया तो कतन अनजान नहीं थी इस अंदाज से। वो उल्टे 2 कदम पीछे हुई और फिर मुड़कर वहाँ से तेज़ी से निकल गई कि अबान अरीज को जुबारिया बख्तियार की ज़रूरत कभी नहीं रही थी। आहद ने रमल की अदालत में खुद को कटहरे में खड़ा पाया और शदीद तकलीफ महसूस करते हुए आंखों को मींचा। क्या बताऊँ मैं तुम्हें रमल, अपनी माँ का हसद और लालच या रुमैसा पर किए गए जुल्म की दास्तान, जो दूसरों के साथ साथ उनकी अपनी औलाद को भी खा गया। मैं और रुमैसा क्लास फेलो थे, एक दूसरे को पसंद करते थे। ये मुझसे पसंदीदगी मोहब्बत में कब बदली पता भी नहीं चला। मैंने मामा से अपने रुमैसा के बारे में बात की तो मामा ने इंतहाई शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, मैंने तुम्हारी शादी वकार हमदानी की बेटी सारा से करने का सोचा है और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने वकार से बात भी कर ली है। वो हमारे पार्टनर है और अगर हमारी पार्टनरशिप रिश्तेदारी में बदल जाती है तो हमें बिज़नेस में बहुत फ़ायदा होगा। वो सिर्फ अपना फ़ायदा सोच रही थी, बेटे की खुशी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। मैंने एहतजाजन घर छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद उनकी कॉल आई कि घर वापस आ जाओ, वो मेरी बात मानने को तैयार हैं। उन्होंने रुमैसा से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। रुमैसा को मैंने जब बताया कि मामा उससे मिलना चाहती हैं तो वो घबरा गई। अबान अब्रॉड है, बाबा से मैं ऐसी बात नहीं कर सकती। अबान अब्रॉड है, बाबा से मैं ऐसी बात नहीं कर सकती। रह गई पुप्पो, तो उनको भी मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया हमारे बारे में। डोंट वरी यार, मामा तुमसे मिलने के बाद मेरा प्रपोजल तुम्हारे घर ले जाएंगी। तुम्हें किसी को बताने की क्या ज़रूरत है, सबको ऐसे ही पता चल जाएगा। आहद ने उसे तसल्ली दी, जिस पर उसे थोड़ी सी ढारस मिली। वो बेहद नर्वस हो रही थी। आहद ने टेबल पर रखे उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। उसी वक्त आलिया बेगम उनकी तरफ आती नजर आई। दिल तो जैसे हाथों पैरों में धड़कने लगा था। रुमैसा ने खुद को कंपोज किया। आलिया बेगम ने उसका सारा इंटरव्यू ले डाला और बेहद मुतासिर नज़र आने लगी। आलिया बेगम के मस्बत जवाब पर आहद ने ब्लश करती रुमैसा को देखा। उसी वक्त अहद के सेल पर सालिया की कॉल आई, जिस पर आहद बेहद परेशान नजर आने लगा। मामा, सालिया की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। जिन लोगों की गाड़ी के साथ हुआ है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, मुझे जाना होगा। वो कहते हुए रुमैसा की तरफ मुतवज्जा हुआ। आई एम सॉरी रूमी, आहद ने माजरत की। इट्स ओके आहद, आप जाएं, मैं चली जाऊंगी। और इस वक्त में कोई भी आलिया बेगम के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट नहीं देख सका। मेरे जाने के बाद हमारी सो कॉल्ड माँ ने अपना तरतीब दिया हुआ प्लान आगे बढ़ाया। रोमी को घर छोड़ने की ऑफ़र की और वो सादा दिल लड़की आहद सिसका था। गाड़ी एक झटके से रुकी। रुमैसा उस जगह से अनजान थी। वहाँ पहले से मौजूद गाड़ी से 2 आदमी निकले जो शक्ल से ही देवहकलल लगते थे। रुमैसा की रीढ़ की हड्डी सनसना उठी थी और रंगत खतरनाक हद तक पीली पड़ गई। आलिया बेगम ने उसे बेदर्दी से गाड़ी से खींच के निकाला और दरिंदों के हवाले कर दिया। रुमैसा ने आलिया बेगम के सामने हाथ जोड़े, मिन्नतें की, वास्ते दिए, मगर उस वक्त आलिया बेगम पर जुनून सवार था। और पता है रमल, हमारी मामा को मेरी रूमी पर ज़रा तरस नहीं आया। सालहा कहती थी मामा ने सिर्फ रूमी को डराने के लिए ऐसा किया था। उन्हें भी नहीं पता था कि वो जानवरों से तकलीफ़ इस कदर शदीद थी कि वो आगे बोल नहीं पाया। और ये तब की बात थी जब रमल मैट्रिक की स्टूडेंट थी। उसे बस ये याद था कि आहद भाई ने किसी लड़की की वजह से मामा से नाराज़ होकर घर छोड़ा है। फिर जब अमान मान गई उस लड़की के घर आहद का प्रपोजल ले जाने के लिए तो पता चला वो लोग कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। इसके बाद आहद की शादी सारा से हो गई। उसे बस इतना पता था। आहद कारपेट पर बैठा था। रमल उसके सामने घुटनों के बल ऐसे बैठी थी जैसे कोई गरीब मुसाफिर अपना सब कुछ लुटाकर खाली हाथ रह जाता है। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। मैंने रूमी को बहुत ढूंढने की कोशिश की मगर मुझे वो नहीं मिली। मुझे उस पर बीतने वाले जुल्म की खबर तक नहीं थी। मैं तो यही समझता रहा कि आज तक रूमी ने मेरे साथ बेवफाई की थी। सालहा ने खुशकिस्मती से एक रात पहले मुझे बताया था कि उस दिन उसने मामा के कहने पर मुझे इस वक्त कॉल की थी जब रूमी मेरे साथ थी। और सालहा की गाड़ी का एक्सीडेंट जिन लोगों की गाड़ी के साथ हुआ वो फेक थे, यानी मामा के हायर किए हुए। सालहा ने अपने गुनाह का एतराफ़ करते हुए मुझ पर आगाही के ऐसे दरवा किए कि मुझे अपना एक कीड़े से भी ज़्यादा हकीर और बदतर लग रहा है, बहुत छोटा। मैंने कहा था ना, मोहब्बत रोग है जाना। आहद के कान के करीब मोहब्बत ने मुस्कुराती सरगोशी की थी।
आहत के आंसू जाने उसके किस किस गम पर बह रहे थे। कमरे में अंधेरा फैल रहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे रमल को अपनी ज़िंदगी में फैलता महसूस हुआ। आहत हुसैन के सामने से उसके 5 साल पुराने जख्मों से किसी ने खंड नोच डाले थे। उसने आज वो ये ज़ियत महसूस की थी जब आलिया बेगम अपनी खुद साफना नफरत में अंधी उसे इन दरिंदों के हवाले कर आई थी। उसने कैसे खुदा रसूल का वास्ता दिया था, मगर इन दरिंदों ने उस पर रहम नहीं खाया, उसके नाजुक वजूद को भंभोर डाला था। उसे जब होश आया तो उसका सब कुछ लूट चुका था। उसकी सबसे कीमती मता जो हर लड़की सेंध सेंध कर रखती है, रफाकत ख़याम से हार ना पाए। उनको दूसरा हार्ट अटैक हुआ और तब रुमैसा अपनी तकलीफ बुलाए आईसीयू के कॉरिडोर के ठंडे फर्श पर गुलबानों की बाहों में तड़पती अपने बाप की ज़िंदगी की भीख मांग रही थी। रफाकत साहब 7 रोज़ ज़िंदगी और मौत की कशमकश में रहे और बिलाखिर ज़िंदगी को शिकस्त दे दी। अबान अरीस जो उसी दिन पाकिस्तान पहुंचा था, मजबूत असाब का मालिक होने के बावजूद बाप की नागहानी मौत और बहन के साथ होने वाले जुल्म ने उसे तोड़ डाला। और जब रुमैसा ने अपने गुम हवासों के साथ अबान अरीस के सीने से लगी खुद पर बीतने वाली एक एक कर्ब अमेज़ बात उसे बताई, जो वो आम हालात में भाई से कहते हुए शर्म से मर जाती। बाप की मौत का जिम्मेदार खुद को समझते हुए उसने कई बार खुद को ख़त्म करने की कोशिश की थी। और तब अबान अरीस ने खुद से अहद किया था कि वो आलिया बेगम के आशियाने का तिनका तिनका पर घेर देगा, जैसे उसका घर बिखर गया था। रुमैसा को ज़िंदगी की तरफ लाने में गुलबानो और अबान अरीस की बेतहाशा तवज्जो का हाथ था। अपना इंतकाम लेने के लिए ये उसके पास प्लस पॉइंट था कि किसी ने उसे देखा हुआ नहीं था, जिसके बायस वो सालिहा के करीब हुआ और बआसानी उनके घर का फर्द बन गया। रमल उसके प्लान में शामिल नहीं थी, मगर जब अबान अरीस को आलिया बेगम की दुखती रग का अंदाज़ा हुआ तो उसने रमल को अपना मोहरा बनाया। सालिहा से निकाह के 2 दिन पहले जाली निकाहनामा तैयार किया और रमल के कुछ फ़ोटोग्राफ्स लेकर कंप्यूटर के इस जदीद दौर में उनको एडिट करवाना उसके लिए कौन सा मुश्किल था। रुमैसा को अगर इसके इरादों की भनक भी लग जाती तो वो उसे पहले कदम पर रोक देती, क्योंकि उसने अपना मामला अपने रब पर छोड़ दिया था और उसके रब ने खूब इंसाफ किया था। आलिया बेगम अपने वक्ती फिरौन अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी थी, लोगों के लिए इबरत बनकर रह गई। आहत हुसैन बेगुनाह होते हुए भी अपनी माँ की वजह से शर्मिंदगी भरी ज़िंदगी जीने पर मजबूर था। इसने फैसले का इख्तियार सारा को दिया था और अगर वो चाहे तो अहलैती इख्तियार कर सकती है, मगर सारा ने इसके हक़ में फ़ैसला दे दिया, क्योंकि वो आलिया बेगम के गुनाहों की सज़ा आहत जैसे प्यारे शख्स को नहीं दे सकती थी। रमल के सामने गामनी से रुमैसा का सरापा लहराया। कैसा नरम लहजा था उनका, किस कदर मेहरबान ख्याल रखने वाली। और उसने तो कभी रमल को कुछ महसूस भी नहीं होने दिया, बल्कि अबान के सामने हमेशा रमल की साइड लेती थी। वो इतनी अच्छी क्यों थी? रमल हुसैन क्यों इतनी अच्छी नहीं बन सकी? उसने खुद गर्जी का मुजाहरा क्यों किया? और अबान अरीस, उसका ख्याल आते ही उसके दिल की रगें टूटने लगी। उसका दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर मसर डाला। सांस लेने में दुश्वारी पेश आने लगी उसे। वो तेज़ी से अपनी जगह से उठी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और घुटन हद से ज़्यादा भर गई। उसे जोर का चक्कर आया। उसने खुद को गिरने से बचाने के लिए कुर्सी का सहारा लेने की कोशिश भी की, मगर बेसुध था। वो लहरा के लॉन के घास पर आ गिर रही थी। मुलाजमा जो इधर ही आ रही थी रमल को बुलाने, उसे गिरता देखकर उसकी चीख निकल गई। वो वापस उन्हीं कदमों से मुड़ी। सारा और आहत को बुलाया। सारा ने जब गिरी हुई होशो फिर से बेगाना रमल को सीधा किया तो उसकी नाक से खून की बारीक सी लकीर बह रही थी, जबकि गर्दन खून से रंगी हुई थी। गिरते हुए शायद कोई नुकीली चीज़ उसकी गर्दन पे लगी थी। रमल गुड़िया, क्या हो गया है? आंखें खोलो। उसकी हालत देखकर आहत तो जैसे रो पड़ा था। आलिया बेगम और सालिया के बाद वो रमल को खोने का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। आहत, आप देर नहीं करे, रमल को हॉस्पिटल ले चलें। सारा के कहने पर आहत ने बगैर एक लम्हा ज़ाया किए रमल को अपने बाजू में उठाया और तेज़ी से गाड़ी की तरफ बढ़ा। आई एम सॉरी अहान भाई, हम आपकी अमानत की हिफाजत नहीं कर सके। सारा की आवाज़ पर उसने सुर्ख नज़रों से उसे देखा। माफिया कभी भी तकलीफ़ का कफ़ारा अदा नहीं कर सकती। वो सपाट लहजे में बोला। अबान के सर महरी देखकर सारा कोई और बात नहीं कर पाई। सारा बहुत सादा लो थी, लगता ही नहीं था वो इतने अमीर बाप की इकलौती बेटी है। आहत सर झुकाए नज़रें ज़मीन पर गाड़े बैठा था। इसमें इतनी हिम्मत भी ना पैर थी कि वो सर उठाकर अबान अरीस से माफ़ी मांग पाता। अबान की आंखें आईसीयू के दरवाजे को थकन समेट लाई थी और दिल में खौफ के काले बादल छाए हुए थे। उसे खो देने का एहसास दिल को जकड़े बैठा था। सारा ने जब कॉल करके उसे बताया रमल का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है, तो उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने उसकी रूह जिस्म से खींच ली हो। वो ये तक भूल गया कि उसने अबान अरीस से खलासी चाही थी। वो उसे नफरत करती थी। इस सब के बावजूद वो रमल के नर्वस ब्रेकडाउन का सुनकर रह नहीं सका। उसने कब सोचा था रमल हुसैन उसके लिए ख़ास होगी कभी? वो तो इंतकाम का हिस्सा सी। उसका दिल हरासा था, बिल्कुल एक मासूम बच्चे की मानिंद। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। शहरयार, उसकी आंखों के गोशे नम थे। खुशकिस्मत होती है वो औरत जिसके लिए कोई मर्द रोता है। वो ठीक हो जाएंगी, अल्लाह पर भरोसा रखो। शहरयार ने उसके कंधे पर हाथ रखा, मगर अबान अरीस की तकलीफ़ किसी तसल्ली दिलासे से कम होने वाली नहीं थी। शहरयार और अबान का साथ बचपन का था। उसने अबान को हमेशा सिनफ नाजुक के मामले में सख्त पाया था। लड़कियां उसे स्टोन मैन कहती थी, जिसका दिल कभी किसी लड़की के लिए नहीं धड़का था, यहाँ तक कि ज़ुबारिया बख्तियार के लिए भी नहीं, जो इस पर दिलो जान से फरीख्ता थी। उसका बेतहाशा हुस्न भी अबान अरीस को अपनी जानिब मुतवज्जा नहीं कर पाया था। रमल हुसैन में वाकई को ख़ास बात थी जिसने अबान अरीस को उससे बांध दिया था।
وہ خوش قسمت تھی جس کو ابان عریض جیسا شخص چاہتا تھا، جس نے ہمیشہ اپنے دل کی حفاظت کسی قیمتی متاع کی طرح کی تھی۔ محبت جیسی فضول اور لغو چیز اس کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتی تھی اور وہ ان چیزوں پر یقین بھی نہیں رکھتا تھا، مگر اس وقت محبت اپنی فتح مندی پہ مسکرائی تھی۔ اس نے ایک پتھر کو پگھلا دیا تھا۔ کوئی ایسے کیسے کرتا ہے شہریار؟ رت جگہ کی گماز آنکھوں میں انجانہ درد ہلکوڑے لے رہا تھا۔ شہریار کا دل ابان عریض کی حالت دیکھ کر کٹ رہا تھا۔ اس نے ابان کو خود سے لگا لیا۔ خود کو سنبھالو یار، محبت بہت ظالم شے ہے، جس کو ہو جائے کم بخت درد کی لذت سے آشنا کیے بنا نہیں چھوڑتی۔ ICU کا دروازہ کھلا تھا اور ڈاکٹر باہر آیا۔ سب تیزی سے ڈاکٹر کی طرف بھرے۔ پیشنٹ کی حالت اب تقریباً خطرے سے باہر ہے۔ ڈاکٹر کی بات پہ ابان عریض کو لگا جیسے حب زدہ ماحول میں اچانک ہوا کے ٹھنڈے میٹھے جھونکے نے اسے نرمی سے چھوا۔ ہاں، ایک پریشانی والی بات ہے۔ ان کا دماغ گہرے صدمے کی زد میں تھا۔ ان کی مینٹلی کنڈیشن کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ 100 میں سے 50% ہم پر امید ہے کہ وہ جلد صحت یاب ہو جائیں گی، اگر وہ ہوش میں آنا چاہیں تو، کیونکہ صحت یاب ہونے کے بعد پیشنٹ کا کوآپریٹ کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا، مریض کا تعاون کرنا۔ ڈاکٹر نے لفظ تعاون پر زور دیا۔ ابان عریض کے کندھے کو تھپکا اور آگے بڑھ گیا۔ ابان عریض متغیر رنگت لیے وہیں کھڑا رہ گیا۔ سارا نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکی دبائی۔ احد کے چہرے کے ساتھ آنکھوں کی سرخی بڑھ گئی۔ مطلب واضح تھا، اسے جینے کی امنگ نہیں رہی تھی۔ وہ دعا مانگ کر چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اٹھا اور جائے نماز کو تہہ لگائی۔ تبھی شہریار اسے آتا دکھائی دیا، جس نے آتے ہی اسے گلے لگا لیا۔ مبارک ہو یار من، تمہاری محبت جیت گئی، بھابھی کو ہوش آ گیا ہے۔ ابان عریض کا دل سکڑ کر پھیلا تھا۔ سارا کہہ گئی ہے کہ تمہیں رمل کو ملنا چاہیے، اسے سب سے پہلے تم کو دیکھنا چاہیے۔ شہریار نے شرارت سے ابان کو دیکھا، جس نے وہ مشکل اپنی ہنسی دبائی تھی۔ مخلص دوست کتنا بڑا انعام ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، جو آپ کے ہر انداز کو پہچانتے ہیں، آپ کی تکلیف خوشی کے ہر رنگ سے واقف ہوتے ہیں، آپ کی خوشی میں سب سے زیادہ خوش ہونے والے، آپ کے غم میں اپنا کندھا فراہم کر کے اس غم کو دل میں محسوس کرنے والے، اور ہر پہر آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کندھے سے کندھا ملا کر۔ ابان کو شہریار پر بے ساختہ ٹوٹ کے پیار آیا۔ اس نے شہریار کو اپنے بازوؤں میں بھینچ لیا، جس پر شہریار کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ میں نے گل آنٹی اور رمیسا کو انفارم کر دیا ہے، وہ بھی کچھ دیر تک پہنچ جائیں گی۔ شہریار اس سے الگ ہوتے ہوئے بولا۔ ابان کے قدم اپنے مطلوبہ کمرے کی طرف جاتے چال میں عجب سی سرمستی سمیٹ لائے تھے۔ میں تمہاری شرمندگی، تمہاری ہر تکلیف درد کو ختم کر دوں گا، تمہیں سمیٹ لوں گا۔ وہ مسرور سا سوچتے ہوئے دروازے تک پہنچا ہی تھا جب اندر سے رمل کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ کیوں بچایا مجھے؟ میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، مجھے کوئی حق نہیں ہے زندہ رہنے کا۔ ابان تیزی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ایک نرس اسے قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ دوسری ڈاکٹر کو بلانے بھاگی تھی۔ رمل نے جنونی انداز میں اپنے دائیں ہاتھ پر لگی ڈرپ کی سوئی کو کھینچا تھا، جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ خون میں رنگا ہوا تھا۔ ابان نے پھرتی سے آگے بڑھ کے بپھری ہوئی رمل کو اپنے حصار میں لیا۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی، اسے یہ تک نہیں پتا تھا کہ وہ اس وقت دشمن جاں کی باہوں میں ہے۔ ابان نے اسے ایسے اپنی باہوں میں سمیٹا ہوا تھا جیسے کوئی بچہ نیند میں ڈر کے مارے اٹھ جاتا ہے، اسے کسی سہارے کی شدید طلب ہوتی ہے۔ وہ ارد گرد سے بیگانہ بس رمل حسین کو سینے سے لگائے بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر نے ابان کے بازو میں مچلتی رمل کے بازو پر نشاور انجیکشن لگایا، جس کی وجہ سے اس کی مزاحمت دم توڑتی جا رہی تھی۔ مجھے نہیں جینا، یہ دنیا بری ہے، میں بھی بری ہوں، وہ سسکتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ ابان نے آہستگی سے اسے بیڈ پہ لٹایا۔ اس کی گردن پر لگے زخم کی بینڈیج خراب ہونے کی وجہ سے اب وہاں سے بھی خون بہہ رہا تھا، جس نے ابان عریض کی شرٹ کو بھی رنگ دیا۔ ڈاکٹر کے کہنے پر وہ روم سے باہر نکل گیا، جہاں گل بانو رمیسا پریشان چہرہ لیے کھڑی تھی۔ اس کا دل شرمندگی کے گہرے پتال میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ سب اتنے اچھے کیوں تھے؟ ان کا ظرف اسے مارے ڈال رہا تھا۔ گل بانو کا بے تحاشا پیار دینا، رمیسا کا رمل کا خیال رکھنا، اسے یہ سب عجیب سی تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا، مگر وہ سب اسے زندگی کی طرف لانے کی دگ و دو میں مصروف تھے۔ وہ تھی کہ اسے اب جیسے جینے کی چاہ نہیں رہی تھی۔ اس نے رمیسا سے معافی مانگی تھی، جس پر رمیسا نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے رمل جان، میں سب بھلا چکی ہوں۔ اور اس بات کا ثبوت اس نے شہریار خلیل کے نکاح کے پیغام کو قبول کرتے ہوئے دیا تھا۔ نفیسہ بیگم بہت نرم دل ملنسار خاتون تھی اور رمیسا کے بارے میں سب حقیقت سے آگاہ تھی، مگر انہیں اپنے بیٹے کی خوشی عزیز تھی۔ تب رمل نے سوچا تھا یہ فرق تھا عالیہ بیگم اور نفیسہ آنٹی میں۔ اسے 2 ہفتے سے زائد کا عرصہ ہو گیا تھا اسلام آباد آئے ہوئے۔ جب ڈاکٹر نے اس کی حالت کے پیش نظر اسے ہر قسم کی ٹینشن سے دور رکھنے کا کہا تھا، تب گل بانو اسے اپنے ساتھ اسلام آباد لے آئی تھی۔ یہاں آ کر وہ کچھ حد تک بہل بھی گئی، مگر ابان عریض کا کٹھور پن اسے رلاتا تھا، جس نے ایک بار بھی اس کی خیریت دریافت نہیں کی تھی۔ وہ عمر بھر کیسے ابان عریض کے ساتھ سر اٹھا کر جی سکے گی؟ اس کے بغیر جینے کا تصور بھی سہانے روح تھا، اور اس کے ساتھ جینا بھی اسے مشکل لگ رہا تھا، بہت زیادہ مشکل۔ اور جب رمیسا نے بتایا کہ ابان سچل نواز والا کیس جیت گیا ہے، اس کے ذکر پر رمل کے دل کی شریانوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ وہ ستم گھر اسے بھولا کب تھا جو وہ یہ کہتی کہ آج زیادہ شدت سے یاد آ رہا ہے۔ کتنے بہت سارے دن بیت گئے تھے اسے دیکھے ہوئے۔ رمل کو اپنی پیشانی پر بھولا بسرا لمس تازہ ہوتا محسوس ہونا ہوا تھا۔ اس کے رونے میں مزید شدت آ گئی۔ وہ اسے کیسے کہتی کہ لوٹ آؤ، تم بن جینا محال ہے، میرا دل مجھ سے خفا ہے، میرا مکین کدھر کھو گیا، آ جائے نا ابان۔ اس کے لبوں کی قید سے ایک سسکی آزاد ہوئی۔
उसने कोट को सोफे की साइड पर डाला, टाई की नॉट ढीली की और अपने जिस्म को रिलैक्स करते हुए सोफे की पुश से टेक लगाकर पलकें मूंद ली। ज़हनी और जिस्मानी मुशक्कत ने उसे बेतहाशा थका दिया था। आज वो अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा केस जीता था। सचल नवाज जैसे दरिंदा शख्स को जेल की सलाखों के पीछे देखने के लिए तो उसने अपनी नींदें हराम कर रखी थी। सचल नवाज काफ़ी गैर कानूनी कामों में मुलव्वस था, मगर शराफत का नकाब लगाए हुए वाजिद नवाज सचल नवाज का बेटा, जिसने 6 साला बच्ची का रेप किया था। इस बच्ची का केस अबान अरीज़ के हाथ में था। वो बच्ची गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। रिदा की वालदा ने अबान अरीज़ के सामने हाथ जोड़कर इंसाफ की अपील की थी, और ऐसा तो कभी हुआ नहीं था अबान अरीज़ किसी को मुश्किल में छोड़ दे। सचल नवाज और वाजिद नवाज ने अबान को ये केस छोड़ने पर बहुत इसरार किया। वो मांगी कीमत देने को भी तैयार थे, जिस पर अबान का रगों में दौड़ता खून जोश पड़ा उठा। उसने तहैया कर लिया था, कुछ भी हो जाए वो ये केस जीतेगा। इन दोनों बाप बेटे को बेनकाब करके फांसी के फंदे तक ले जाएगा। वाजिद नवाज ने अबान पर कातलाना हमला किया और इस कदर बौखला गया कि गाड़ी बेसिम दौड़ाते हुए उसकी गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। इंस्पेक्टर अरसलान, जो अबान का दोस्त भी था, उसने सचल नवाज को संभलने का मौका दिए बगैर सबूतों की मौजूदगी में उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके तमाम ठिकानों पर छापे मारे और 50 के करीब 10 से 20 साल लड़कियां बाजियाब करवा ली गईं। इन तमाम लड़कियों का तल्लुक गरीब घरानों से था, जो गुर्बत के इस दौर में अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए सचल नवाज के जाल में फंस गई थी, जिनको स्मगल करके मुल्क से बाहर भेजा जाना था। तमाम डिपार्टमेंट ने उस बड़ी कामयाबी का सेहरा अबान अरीज़ के सर से जाया था। उसकी बदौलत ही तो वो सचल नवाज जैसे शराफत का चोला पहने दरिंदे सिर्फ इंसान को बेनकाब कर पाए थे। साहब खाना लगाओ। रशीदा की आवाज़ पर उसने चौंक कर आंखें खोली और नफ़ी में सर हिला दिया। साहब जी चाय? नहीं, मैं पहले फ्रेश हो लूँ, इसके बाद। रूमी और अमल कहाँ हैं? उसके गैर मानी इस्तफसार पर रशीदा ने ताज्जुब से अबान की तरफ देखा। साहब जी, छोटी दोनों बीबी तो गुल बीबी के साथ इस्लामाबाद चली गई थी। रशीदा को अपने साहब की हालत पर तरस आया। साहब जी, अगर आपको उनकी याद आ रही है तो आप जाके उन्हें ले आएँ। मुझे भी रमल बीबी बहुत याद आती है। अबान के इशारे पर वो सर हिलाती वहाँ से चली गई। वो उसे कैसे बताता वो उसे कितनी याद आती थी। उसका सुख चैन भी अपने साथ ले गई थी। आखिरी बार जब अबान ने उसे देखा तब वो अपने हवासों में नहीं थी। गुलबानो और रुमैसा से उसकी बात तकरीबन डेली होती थी। ना उसने कभी रमल से बात करने की ज़रूरत महसूस की थी, ना ही रमल ने कोशिश की। वो उसे संभलने के लिए वक्त देना चाहता था। उसके सेल पर मैसेज ट्यून बजी। अबान ने मैसेज ओपन किया। चलो बस अब मान जाओ ना। नहीं आता मुझे फ़न किसी को मनाने का, फ़कत इतना कहती हूँ, चलो बस अब मान जाओ ना। तुम्हारे नज़दीक अगर मेरी हंसी दिलकश है तो मैं मुस्कुरा कर कहती हूँ, चलो अब बस अब मान जाओ ना। अगर तुम देखना चाहो मेरी आंखों में आंसू तो मैं रोकर कहती हूँ, चलो बस अब मान जाओ ना। सदा देने से अगर होती है तसल्ली तुम्हारी तो लो मैं कान पकड़ कर कहती हूँ, चलो बस अब मान जाओ ना। देखो, ऐसे किसी से रूठना अच्छा नहीं होता। ज़रा देर को मैं भी रूठ के कहती हूँ, चलो बस अब मान जाओ ना, चलो बस अब मान जाओ ना। घनी मूंछों तले दबे उसके अनाबी लब मसरूर से मुस्कुरा उठे। रमल के मनाने का ये अंदाज़ उसके दिल को छू गया। यहाँ वहाँ कलियाँ चटक उठी थी। तो मिसेज अबान अरीज़ अपने हवासों की दुनिया में वापस लौट आई हैं। अबान ने बगैर रिप्लाई दिए सेल को एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल किया। कोट उठाकर कमरे की तरफ बढ़ गया। करवट बदलते हुए रमल का हाथ किसी सख्त चीज़ से टकराया। उसने मंदी मंदी आंखों से देखा तो अबान अरीज़ को अपने पहलू में नींद में मदहोश देखकर उसे अपना अलवियन लगा। वो उसके करीब बेहद करीब था। रमल ने हाथ बढ़ाकर उसकी मौजूदगी को महसूस करना चाहा। अबान की दाढ़ी की जुबान पर रमल हुसैन का दिल धक से रह गया। वो गुमान नहीं, यकीन था। उससे पहले कि वो अपना हाथ वापस खींचती, अमान ने नींद के खुमार से भरी आंखें वार करते हुए रमल का नाजुक दूधिया हाथ अपनी गिरफ्त में ले लिया। रमल का सारा वजूद जैसे दिल बन गया था। चेहरे पर रंगों की धनक बिखर गई। धड़कन ने तो जैसे रेस बांध ली हो। रमल कोहनी के बल उठी हुई थी, जबकि अबान सीधा लेटा हुआ था। अबान के हाथ पकड़ने पर रमल उसकी जानिब झुक गई थी। रमल के बदन से उठती परफ्यूम और शैम्पू की मशहूर कन खुशबू ने लम्हों में अबान को अपने हिसार में लिया। उसके देखने पर रमल की लंबी पलकें लरस कर शफक गालों पर झुक गई। अबान अरीज़ मबहूसा उसे यकटक देख रहा था। अबान के सेल फोन बजने पर माहौल का फसून टूटा था। उसका हाथ छोड़ता वो मुकम्मल फ़ोन की तरफ मतवज्जा हो गया। रात 12 बजे ही पहुंचा हूँ इस्लामाबाद। सॉरी यार, इन्फॉर्म करना भूल गया था तुम्हें। इतनी सुबह कौन खुश इखलाकी से बात कर सकता है? मुझे ज़रा भी अंदाज़ा होता तो मैं तुमसे पूछ लेता। वो उसे मुकम्मल अंदाज़ करता महवे गुफ्तगू था। रमल का दिल दुख से भर गया। भला उससे ज़्यादा उसकी ज़ात की और तहीन होना बाकी थी। अबान अरीज़ ने उसके मैसेज का रिप्लाई तक देना गवारा नहीं किया। उसने अपना दुपट्टा खींचा जो तकरीबन अबान अरीज़ के कंधे के नीचे दबा हुआ था। दुपट्टे को अपने सीने पर फैलाती वो आहिस्तगी से बेड छोड़ती वॉशरूम में घुस गई। अबान की नज़रों ने दरवाजे तक उसका ताक़ुब किया था। वो पहले की निस्बत बहुत कमज़ोर लग रही थी। कहाँ वो आलिया बेगम का खिलता गुलाब थी और कहाँ अबान अरीज़ की मुरझाई कली। अबान का दिल जुबारिया से बात करते उचाट होने लगा। उसने सेल ऑफ करते हुए साइड टेबल पर डाल दिया। उसे रुमैसा की बातें याद आने लगी थी जो उसने फ़ोन पर उसे डांटते हुए की थी। जब दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते तो झूठियाँ ना के दिखावे का क्या मकसद है? एक सितम वक्त ने उस पर किया है और दूसरा तुम कर रहे हो, उसे अकेला छोड़कर। इससे पहले कि तुम्हारा दामन पछतावों से भर जाओ, वापस आ जाओ। रुमैसा ने सच कहा था। उसकी हालत देखकर अबान को खुद पर बेतहाशा गुस्सा आया। इतनी अचानक जाने का प्लान बना लिया। अबान के इस्तफसार पर जुबारिया ने मुश्किल खुद को रोने से बाज रखा। अबान
वरना अबान अरीज़ की बात सुनकर उसका दिल फूट फूट कर रोने को चाह रहा था। तुम मिलोगे भी नहीं पुप्पो और रूमी से? नहीं अबान अरीज़, इन सब से मिलने का मतलब तुमसे मिलना, और अगर मैंने जाते हुए तुम्हें देख लिया तो मुझे अकेले जीना मुश्किल हो जाएगा। ज़ुबारिया बख्तियार ने कब से सोचा, ज़िंदगी रही तो फिर कभी, अभी मेरी आधे घंटे बाद की फ़्लाइट है। उसने कितनी मुश्किल से अपना लहजा मतवाज़न रखा था। अबान अरीज़ के बगैर इस मुल्क की फ़िज़ा में सांस लेना अब ज़ुबारिया बख्तियार के बस में नहीं था। अबान अरीज़ उससे नाराज़ हो गया था। रुमैसा और गुल आंटी के खफा होने का अंदेशा भी था, मगर उसने सोचा था वो उन्हें भी मना लेगी। उसका यहाँ से जाना ज़रूरी था, क्योंकि एक तरफा मोहब्बत का बोझ उसके दिल का रोग बन गया था, जो उसे उम्र भर अकेले सहना था। अबान अरीज़ ज़ुबारिया बख्तियार ने कभी नहीं सोचा था कि वो तुम बिन कभी जिएगी, मगर देखो वक्त की सितम ज़रीफ़ी, मुझे तुम बिन जीना है, सिर्फ तुम्हारी यादों के सहारे, उन पलों के सहारे जो मैंने तुम्हारे साथ बिताए हैं। ज़ुबारिया बख्तियार ने सोचते हुए एक आखिरी अलविदाई निगाह एयरपोर्ट पर डाली और कर्ब से पलकें मींच लीं। रमल, तुम्हारा ध्यान किधर है? वो अपनी सोचों में इतनी गुम थी कि उसे खबर भी नहीं हुई, चाहे उबल उबल के केती से बाहर गिर रही थी। गुलबानो ने तेज़ी से आगे बढ़ के बंडल बंद किया और इसकी तरफ मुड़ी। तुम रो रही हो, क्या हुआ है? अबान ने कुछ कहा। उन्होंने एक सांस में इतने सारे सवाल दाग दिए। उसकी मोटी मोटी कांच आंखें पानियों से भरी हुई थी। उनके इस अफसार पर वो बिखर बिखर गई। कुछ कहते ही तो नहीं है पुप्पो, वो सख्त खफा है, उनकी ये बेरुखी मुझे मार डाल रही है। उनकी खामोशी, उनकी चुप मेरी जान पे बनी हुई है। ठीक है, माना मैंने बुरा किया, मगर वो सब अनजाने में हुआ। मैंने उन्हें मनाने के लिए मैसेज भी किया था, लेकिन उस दिन मैं रात तक उनके जवाब की मुंतज़िर रही। उन्होंने मुझे कॉल तक नहीं की। वो उनके सीने से लगी इतने दिनों का गुबार निकाल रही थी। मैं इतनी बुरी हूँ कि वो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करते, मेरी तरफ देखते भी नहीं है पुप्पो। उसकी हिचकी बन गई थी। गुलबानो बेगम का दिल उसकी हालत पर कट सा गया। अबान, तुमने बच्ची का क्या हाल कर दिया है? उन्होंने दुख से सोचा। उन्होंने वो मुश्किल तमाम उसे चुप करवा के कमरे में भेजा। अपने कमरे में आते ही वो आईने के सामने आ खड़ी हुई। उसकी गुलाबी आंखें रोने के बायस गुलाबीपन समेट लाई थी। जिस उम्र में लड़कियों के मशगले, फ्रेंड्स, पार्टीज़ और जस्ट इंजॉयमेंट होती है, इस उम्र में वो अबान अरीज़ जैसे कठोर शख्स की मोहब्बत का रोग दिल में पाले बैठी थी। अबान, तुम रमल को छोड़ क्यों नहीं देते? उसे तलाक क्यों नहीं दे देते? उनकी बात सुन के वो हक्का बक्का उनका चेहरा देखने लगा। ये क्या कह रही हैं पुप्पो? वो शशदर था। ठीक कह रही हूँ, मकसद तो उसे अजियत देना ही है ना, क्योंकि वो आलिया की बेटी है। तलाक दे दो, किस्सा ख़त्म करो और ख़ुद भी आज़ाद हो जाओ इस नागवार बोझ से। उन्हें गुस्सा आ गया। पुप्पो, आप और रूमी हमेशा उसकी साइड लेती हैं। उसने जो किया वो माफ़ करने के लायक है। तलाक उसने मांगी, खुद को ज़ाया करने की कोशिश उसने की, उसे भी गुस्सा आ गया। वो नादान थी अबान, और फिर जो कुछ उसकी माँ ने किया वो किसी भी जी होश इंसान के लिए कबूल करना आसान नहीं होता। वो तो फिर नाजुक एहसास से गुंदी लड़की है। क्या तुम्हारी मोहब्बत बस सजदों में उसकी ज़िंदगी मांगना था, उसकी ज़िंदगी में खुश रखना नहीं? उनकी बात सुन के उसके दिल को कुछ हुआ था। सॉरी पुप्पो, सॉरी मुझसे नहीं, उससे जाकर करो जो तुम्हारी बेरुखी पर कुड़ रही है। उनके कहने पर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में कदम रखते ही वो उसे सामने कारपेट पर बैठी नजर आई। उसका नाजुक बदन हिचकियों की जद में था। रमल, अबान की पुकार पर उसने चेहरा ऊंचा किया। उसकी हालत देखकर अबान अरीज़ के दिल पर घूंसा पड़ा। वो उठी और दौड़ती हुई उसके सीने से जा लगी। आप नाराज़ हैं मुझसे अबान? मत नाराज़ रहें, आपकी बेरुखी मुझे पागल कर रही है, मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी। वो बोलती शिद्दत से रो पड़ी। ऐसे नहीं बोलते, तुम्हारा अबान तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। अबान ने उसे अपने हिसार में भींच लिया। अब ऐसे नहीं देखे मुझे। वो उसके देखने के अंदाज पे चिढ़ती उठ बैठी। अबान ने हल्का सा कहकहा लगाया और थोड़ा सा ऊपर होकर बेड ग्राउंड से टेक लगाई और उठी बैठी रमल को कोहनी से पकड़कर अपनी जानिब खींचा और खुद से लगा लिया। क्या है यार बीवी, आपको देखने पर पाबंदी है? अबान शरारत से बोला। देखने पर पाबंदी नहीं है, मगर मुझे शर्म आ रही है। वो सिमटी, फिर कुछ देर बाद बोली, पता है अबान, मुझे आपसे पहली बार मोहब्बत कब हुई थी? वो बहुत मासूमियत से बोली। उसके बोलने पर अबान की गिरफ्त उसके गिर्द सख्त हो गई। जब आपको गोली लगी थी और आप नमाज घर में अदा करते थे, आप एक दिन आपको इतनी आर्जी और खुशू से नमाज पढ़ते देखा। आपके चेहरे पर नूर था, बहुत अनोखा, और तब मैंने अपने दिल की इस बेमायनी पर उसे खूब डांटा। अपनी बात को उसने खुद भी इंजॉय किया। अबान के लबों पर चिपकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। अबान का एक हाथ रमल के गिर लिपटा हुआ था, जबकि दूसरा हाथ उसकी गर्दन के निशान पर ठहर गया। तुम्हारा ये जख्म अभी भी ठीक नहीं हुआ। वो झुका था और उसके जख्म पर अपने लब रख दिए। रमल के चेहरे पर कोसों कुजा के रंग बिखर गए। अबान अरीज़ के लिए उसके धड़क रंग चेहरे से नजर हटाना दोबर हो गया। अबान ने रमल को खुद में जज्ब कर लिया। परसों तक हमें लाहौर वापस जाना है, बहुत से काम मेरे मुंतज़िर हैं। कौन से काम? उसके बताने पर रमल ने इस्तफसार किया। रुमैसा को शहरियार के संग रुखसत करना है, अहद और सारा की दावत पर जाना है, और आलिया आंटी को देखने हॉस्पिटल जाएंगे। वो जो उसके सीने पर सर रखे उसकी शर्ट के बटनों से खेल रही थी, उसकी आखिरी बात पर बेसाख्ता सीधी हुई। उसकी आंखें लम्हों में समुंदर बनी थी। मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी अबान। वो सिसक उठी। उन्हें उनके किए की सज़ा मिल चुकी है रमल। रूमी उन्हें माफ़ कर चुकी है, बल्कि मैं भी, अब तुम भी उन्हें माफ़ कर दो। अबान ने इंतहाई नरमी और मोहब्बत से उसके गालों पर फिसलते मोती चुने और उसे अपने बाजुओं के हिसार में लेकर खुद में समेटा। अब कभी नहीं रोना रमल अबान अरीज़, क्योंकि तुम्हारे रोने से अबान अरीज़ को बेहद तकलीफ़ होती है। उसकी सरगोशी पे रमल के चेहरे पर आसूदगी फैल गई थी। पर्दे से छन कर आती चांदी ने उनके मिलन पर रक्स किया था
اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔